Okay, so good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So I hope सबका हो गया होगा और सबने सबमिट कर दिए हैं। काफी लोगों के आंसर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट let's begin by getting a feedback from you. How did you find this mock on its own, uh, in comparison with earlier mocks, in comparison with actual CAT? क्या आपके व्यूज हैं? लेट मी फर्स्ट हियर फ्रॉम यू। यस शुभांशु। Sir, it was bit easier on a easier side compared to previous mocks. I have a question, sir, related to this कि मतलब मेरे जैसे 4 RC मतलब मैंने पढ़े 4 RC फर्स्ट 2 मिनट में, तो आई थॉट कि मैं कर लूंगा इनको, राइट? बट व्हेन आई डिड 3 RCs फर्स्ट इन फर्स्ट 28 समथिंग मिनट्स, फिर 14 मिनट्स बचे थे मेरे पास तो VA करने के लिए, देन आई गॉट टू VA एंड VA वाज बिट चैलेंजिंग फॉर मी। तो इस पॉइंट पे शुड आई कंटिन्यू विद द 4th RC या फिर मैं VA से स्टक रहूं, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जवाब ये है कि यू शुड कंटिन्यू विद आरसी इफ यू फील कंफर्ट देयर। ओके ओके, देखो ये वाली जो मॉक है ये आपको एक तरह से फ्लेक्सिबल होने का एक्सपीरियंस देती है कि एंड यू एज यू राइटली सेड दैट ऑल द 4 RCs सीम टू बी डूएबल। जिन लोगों ने 3 करे हैं, 2 करे हैं, दे वुड हैव रियलाइज्ड that had we continued with doing all the 4 RC, we may have had a better score compared to VA, because VA was challenging. VA was like it was there for other mocks also. I would not say that in any case VA was easier or anything lighter than the previous mock. So yeah, I think you all also would realize this, and that is why we need to quickly also change gears at times. जब हम VA के क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्विकली, जैसे कल हमने एक्सरसाइज करी थी, तो विद इन 30 सेकंड इफ यू आर एबल टू डिटरमिन कि ये होगा नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ते चले। उसमें से जैसे अब 28 मिनट में आपने 3 RC कर ली, या 26 मिनट में 3 RC कर ली, अब आपके पास 14 मिनट है, तो आपने जो करने लायक क्वेश्चन है वो 4-5 मिनट में करके, एंड देन यू कुड हैव कम बैक टू द RC। दैट मे हैव बीन अ बेटर स्ट्रेटजी हियर, राइट? बिकॉज एक्यूरेसी भी मेरी RC में सही रही, मतलब मैंने जब लास्ट वाली भी करी ना, तो आई गॉट ओनली 2 रॉन्ग फ्रॉम ऑल 16 क्वेश्चंस, और VA में मैंने 7 करे तो 4 गलत हो गए। हाँ, तो करेक्ट, दैट इज हाउ जनरली इट हैज बीन। VA में लोगों के, एज आई एम सीइंग, कुछ लोगों के जरूर हुए हैं अच्छे, 6 करेक्ट भी हो गए, लेकिन जनरली लोगों के 3-4 ही करेक्ट हुए हैं VA में। तो VA वॉज ऑफ कोर्स अ लिटिल चैलेंजिंग, द सेम एज आई सेड। अब उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत है, क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज समझ में आ रही है कि कई बार 4 RC भी कोई गलत नहीं है अगर VA में। और फिर से अगेन आई एम रीइटरेटिंग अबाउट द ट्रैकर, कि हमें लग रहा है कि नहीं, पैरा के क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप RC पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने हैं अपने, कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे करीब करीब 18 से 20 अटेम्प्ट मेरे हो जाएं। अब वो अटेम्प्ट कहाँ से हो, दैट ऑब्वियसली वी आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ओके, एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनीवन? इट वाज, यस, RCs वर इजियर, बट देखो इसमें से ऐसा नहीं है, अगर हम कैट की भी RC देखेंगे तो उसमें 2 इजी होती हैं, और मे बी क्वेश्चंस वर आल्सो लिटिल सिंपलर हियर। आई वुड दैट आल्सो आई वुड एग्री कि कैट की RC में सिंपल होती है रीडिंग में, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बना देते हैं वो। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन भी कुछ कुछ सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रख दिए, तो इसलिए दिस आल्सो शो प्रूव टू बी लिटिल मोर, लिटिल इजियर, एंड यू वुड हैव फेल्ट कि ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ इसमें, राइट? तो एनी अदर व्यू, एनीवन? क्या लगा आपको, क्या नहीं लगा? अब देखो, मैं अगर आपको डिफिकल्टी टर्म्स में बोलूँ तो हाँ, पैसेज के जो ये तो 2 पैसेज इसी तरह के आते हैं कैट में। एक थोड़ा फिर मॉडरेट और एक डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे रीडिंग के हिसाब से देखेंगे तो अब जैसे ये वाला पैसेज पहला वाला देखो, तो इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी। इसमें मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, राइट? दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक्सपीरियंस क्या है, तो ये तो करना ही करना है हमको। I think most of you, but some of you have left it. Okay, some of you have left it also. So maybe you have your own reason, but not too many have left. 2-4 लोगों ने छोड़ दिया इसको, दिख रहा है मुझे।
दूसरा वाला जो है कोड नेपोलियन एंड हम्मुराबी, ये देखने से ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या आ गया, ये क्या नहीं है, बट ये भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं निकला। एक तो 4 पैराग्राफ हैं, 4 पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं है, और थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के चांस कम ही हो जाते हैं। तो कॉन्क्रीट है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट इतना नहीं है, तो ये भी कर सकते थे हम। ये वाला अब जैसे इसमें हमें 6 पैराग्राफ्स हैं, थोड़ा सा ज्यादा, आई मीन इट इज लिटिल मोर वॉल्यूमिनस। डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू डिकोड नॉन ह्यूमन वोकल कम्युनिकेशन डिसाइफरिंग, तो ये भी कॉन्क्रीट है, वोकलाइजेशन और जानवरों के स्पीशीज के लैंग्वेज के ऊपर, तो ठीक है, ये भी मुश्किल नहीं लगेगा हमें। ये वाला जरूर लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी काफी सारी आ गई है, ये MLR आ गए हैं, और ये ब्रेन कंट्रोल बिहेवियर, एक्साइटेटरी इम्पल्स, कुछ लोगों को थोड़ा सा इसमें चैलेंज हो सकता है, MLR, राइट, STN, तो ये सब क्या है, हो सकता है लोगों को ये अल्टीमेटली निकला नहीं मुश्किल, क्वेश्चंस थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगे थे इसमें, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसको छोड़ दिया, तो एज आई कैन सी। बट इसको भी, इसको बल्कि इसको ज्यादा लोगों ने करा है फर्स्ट वाले के बजाय, तो आई एम लिटिल सरप्राइज। दूसरा वाला पैसेज भी छोड़ दिया लोगों ने, हम्मुराबी वाला, लेकिन तीसरा और चौथा मुझे लग रहा है सभी ने कर दिया है, तीसरा और चौथा मोस्टली लोगों ने कर दिया है। Okay, so that's about RCs. I think all RCs were pretty doable and also would not have taken too much time. Let's now go to first address the VA part. ठीक है, तो VA part में अभी आ गया odd one out, Martin Luther King, I have a dream speech powerfully advocated for racial inequality and end to discrimination. The speech delivered on this King's speech, in his speech, I have a dream speech. तो obviously इसमें start तो हम 1 से ही कर देंगे. So we will start with 1. How to make a choice? I did 3 RCs in 28 and went to VA, but unless I should have done third. हाँ, तो देखो ये अगेन सेम क्वेश्चन है कि अगर आपने 3 RC कर लिए फिर आप VA पे चले गए, और VA आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है, जबकि आपको RC जो चौथी है वो थोड़ी सी रीड करी आपने, ठीक लग रही है, तो आप छोड़ दो VA, अब आ जाओ वापस उस पर RC पे, और फिर अगर टाइम बचे तो चले जाओ VA पे। ओके, सो बिकॉज VA में देखो क्या होता है, VA में ऑड वन आउट में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये वाला ऑड वन आउट थोड़ा इजी था, इसमें थोड़ा सेंटेंसेस इसमें थोड़े से लंबे, इसमें छोटे, ये वाला काफी इजी था एक्चुअली, ये आपको सबको करना चाहिए था, है ना। ये वाला भी इजी था, आई वुड से दिस वाज डिफिकल्ट, और ये मेरे ख्याल से गलत आंसर है जो इसमें दिया हुआ है, आई विल टेल यू। अब ये इसके पैसेजेस थोड़े से लंबे हैं, ये समरी के क्वेश्चंस थोड़े से इसके डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इनमें आपको, और ये वाला इजी था और ये वाला डिफिकल्ट था। तो हो सकता है कि आप, इट इज बेटर टू डू द टू हैव डन द फोर्थ RC। तो आप लोग जब सिलेक्ट कर रहे हो RC, तो देख लिया करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चारों हो सकती है, तो ठीक है, कंटिन्यू डूइंग द 4 RC, देन VA में आप जाके, क्योंकि VA में कुछ ना कुछ ये उल्टा सीधा डाल ही देते हैं। ओके, सो आई हैव अ ड्रीम स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड ड्यूरिंग द मार्च ऑन वॉशिंगटन इन 1963 रिमेंबर्ड, तो ये भी इंक्लूडेड ही दिख रहा है इसमें। King's speech emphasized the importance of non-violent protests, aligning with the belief in peaceful resistance as the most effective method for social change. तो ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के बारे में थी, तो इसको ये प्राइमा फेसी लग रहा था कि ये भी ऑड वन आउट हो सकता है। In his speech, he also addressed economic inequality, emphasizing the need for racial and economic justice. This also inspired educational reforms, pushing for more inclusive curricula in schools across the US. तो अब ये कह रहा है कि इसमें रेशियल इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यहाँ पे भी सिविल राइट्स मूवमेंट, एंड टू रेसिज्म, तो ये तो कनेक्टेड है, देन रेशियल इकोनॉमी जस्टिस, ये भी कनेक्टेड है। तो अब इसमें डाउट हो सकता है 3 और 5 के बीच में, राइट। सो व्हाट, वेयर शुड बी, व्हिच वन शुड बी द ऑड वन आउट, शुड इट बी 3 or it should be 5, and why? Anyone? 5. Okay, what is the reason? Cause we already talked about I have a dream, मतलब opening statement में बोल दिया कि this is about I have a dream speech, and then we are reiterating the same point with the I have a dream speech. This is why I left it. Okay, so you mean to say that this would then belong to a different paragraph, because Yes. we have already referred to in this paragraph, I have a dream speech, and then rest of the sentences we are covering by saying the speech or King's speech or in his speech, है ना? And this one And considered the I have a dream speech also. Yes, yes. So One that more is one thing, reason. sir. Yeah, it was about blacks and all, na.
but this is about pushing for more inclusive curricula. तो in this it could be मतलब Latinos and other people भी हो सकते हैं इसमें, so that's also one. ओके ओके ठीक है. और कोई एनीवन एल्स व्हाई दे चोज 5/3? Sir, it was a completely different idea. The This first one. four, Hmm. yeah, the fifth one was a completely different idea. First four talked about But tell rights me, and why can't we equality. look at 3 as a different idea? That he emphasized the importance of non-violent protest, aligning with the belief in peaceful resistance as the most effective method for social change. See, this one has got ये speech क्या थी, speech में क्या था, speech में क्या था. I mean, I'm just thinking aloud that first 4 people dealing with racism idea was different in 5. Educational reforms. Okay. Yes. ठीक है ठीक है. तो ये देखो, इसमें एक और चीज है कि ये इंस्पायर्ड न्यूमरस एजुकेशनल रिफॉर्म्स पुशिंग फॉर मोर इंक्लूसिव अक्रॉस द यूएस. ये थोड़ा आगे के लिए भी बता रहा है. एंड दिस वन इज अबाउट, दो ऑलरेडी रेशियल इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन हो रखा था, सिविल राइट्स मूवमेंट था, एंड ऑफ रेसिज्म. तो दिस हैज गॉट, दीज 4 हैव गॉट मोर टू डू विद द challenges that are being faced in the past on in terms of racial inequality, whereas this one talks about educational reforms. So it becomes a slightly different idea. And also what Shubhanshu mentioned is also very valid, that the I have a dream speech generally एक पैराग्राफ में 2 बार इस तरीके से यूज नहीं होता है वो, बिकॉज इसको his speech और the king speech करके बोलोगे तो बेटर. So these are the 2 reasons why we can make 5 as the odd one out. Though when I was doing, I was also a little looking, I was looking a little bit at 3. But then, obviously, because of these reasons, 5 was the correct answer. ठीक है. तो this was again, I mean, not, I would not say straightforward. I would say moderate to difficult. इतना easy भी नहीं था. This one was pretty easy. देखो, ये बहुत easy था, क्योंकि इसमें भी जो हमने कल भी किए जो क्वेश्चन, कि 4 एक तरह की बातें कर रहे हैं, अच्छाई बात है, और एक उल्टी बात कर रहा है ना. वैसे हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे. तो ये भी उसी तरह के क्वेश्चन कि AI can process large amount of data more quickly and accurately, leading to more efficient decision making. In healthcare, it has early diagnosis, personalized. So this is also a positive thing. This is also a positive thing. Agriculture has led to the development of precision farming, positive thing. Poses significant privacy concerns. Accumulation and analysis can lead to breaches. ये negative हो गया सिर्फ. Similarly, in the realm of transportation, the revolutionized the way we travel, reducing likelihood, positive. So these 4 sentences talk about the benefits of AI in different fields. Whereas this 4th question raises some significant concerns, which really does not belong in this paragraph. Right? So this was easier to spot. तो इस तरह की चीजें नहीं छोड़नी है हमें ना, when we are making a decision where to go. But this one is a sitter actually, तो ये हमें नहीं छोड़ना चाहिए. Now, if I see your responses, I see that इसको काफी लोगों ने इसको सही किया है. In fact, most of you have either done it or 1 or 2 people have left it, and एक आध 2 को ही गलत हुआ है. तो that means कि काफी लोगों ने इसको पकड़ लिया सही. और सिमिलरली 5th वाला भी, पिछला वाला भी आप लोगों ने पकड़ लिया था, कई लोगों ने सही किया. तो ठीक है. तो that means कि पैरा ऑड वन आउट इसमें हैंडल करने वाले थे, we can say. Alright, now next one. When half the global population is treated as an afterthought, research is less accurate, policy is less effective, and welfare is diminished. The underrepresentation of women in various fields has significant consequences for how research is conducted and how products are designed. This gender imbalance often leads to lack of consideration of women's specific needs and perspectives. तो अभी research is less accurate. अभी तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि it has consequences for how research is conducted. Right? We are saying that there are consequences. If we put this in 1, suppose किसी ने इसको 1 में रख दिया ना, कुछ लोगों ने इसको 1 में रखा है, तो 1 में रखने में प्रॉब्लम ये हुई कि आपने तो ऑलरेडी बता दिया रिसर्च इज लेस एक्यूरेट, और यहाँ पे आप बता रहे हो कि इट हैज सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड, पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव. दिस सीम्स लाइक अ वर्डिक्ट, whereas here he is trying to raise that issue, that it has significant consequences and how products are designed. Gender imbalance leads to lack of consideration for women's specific needs and perspectives. इसलिए 1 पे ये नहीं आएगा. 2 में रखेंगे इसको, when half of the global population is treated, welfare is diminished.
recognizing this disparity. अब इसमें ये this disparity का आंसर चाहिए हमें. So if we put this in 2, then we don't get this disparity. Which disparity is he talking about? Right? तो जो disparity है इसमें वो है lack of consideration for women's specific needs and perspectives. So recognizing this disparity, there is a growing movement advocating for more inclusive practices in R&D. Now, अभी अगर इसको 3 में सपोज नहीं रखते हो आप उसको, तो that is why there is a growing movement advocating. That is why accounting explicitly for women must become the norm in every sphere of research, design, tech, and policy. So does it make any sense? कि there is a growing movement. That is why accounting explicitly for women must become the norm. So ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप अगर कह रहे हो कि there is a growing movement, that is why it should become. So this doesn't tell you, this is like, should be like a cause and effect. मतलब जो ये that is why है, this is like an effect, and there should be a cause here. So this statement is not the cause. Cause can be this one: when half of the population is treated as an afterthought, research is less accurate, policy is less effective, welfare is diminished. That is why accounting explicitly for women must become the norm. Now this completes the idea कि ये सब उसका कॉज है, ये सब बेसिकली हो सकता है, इसके लिए हमें वुमेन को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली. तो 3 में आके ये अच्छे तरीके से बैठ सकता है. तो इसलिए 3 कैन बी द आंसर. 4th में फिर जाने से मतलब नहीं, क्योंकि ये दैट इज वाई का आंसर हमें यहीं पे मिल गया 3 में, तो इसलिए हमने इसको ए लगा दिया. यस वसुंधरा. सर मैंने मतलब सॉल्यूशन शीट से मैच किया था क्योंकि मेरा सब कुछ नहीं हुआ था तो मैंने फॉर्म में फिल नहीं किया था, बट इसमें सी आंसर दिया ही नहीं था सॉल्यूशन शीट में, कोई और दिया था, मतलब मेरा गलत था ये. नहीं समझा नहीं मैं. मतलब नहीं, सर इसमें ए दिया है शायद आंसर उसमें. इसमें ए दिया है. यही दिया है. हाँ देखो ये देखो, ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान से करना. आजकल ये, अच्छा सर मैंने, ओके ओके, मतलब सही है हाँ वो. ये पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है. ठीक है. यस सर. ये लास्ट ईयर से Okay. चालू हुआ है ट्रेंड. तो अभी क्या है ना कि ये जो ये पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन में एक और चैलेंज आ गया है कि आपने जल्दीबाजी में आपने देखा कि ये आप ये 1, जैसे पहले क्या था, इसलिए पिछले साल उन्होंने ए पे ऑप्शन 1, बी पे ऑप्शन 2, सी पे 3, इस पे 4 रखा था, डी पे. तो आदमी ने यही किए, इसको मार्क कर दिया, लेकिन पता पड़ा ये गलत है. तो नाउ डू यू गेट द आंसर? हाँ सर मतलब सही था मेरा. मतलब आपका सही हाँ. है ना, आपका सही है. आपने आंसर एंटर किए क्या? मैं देखूं जरा, आपने इसमें शायद नहीं एंटर. सर मैंने मतलब मेरे ना हाँ 2 आरसी हुए नहीं थे तो फिर मैंने फॉर्म में अच्छा नहीं किया था, मैंने जितना ओके हो गया था उतना चेक कर लिया था वहां से. ठीक है ठीक है. चलो कोई बात नहीं, नो इश्यूज. तो ये आपका सही है फिर. ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं. अब देखो ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है. ड्यूरिंग द ट्रायल द टेक कंपनी कन्विंस्ड द कोर्ट टू लिमिट ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. The antitrust trial involving Google and the US Department of Justice was a landmark case in the history of modern internet. During the trial, the tech company convinced the court to limit transparency and public access to information. This trial was not just about legal intricacies of antitrust, but also had significant implications for corporate transparency and public access to information. During the trial, the tech company, अगर ये 2 पे आया suppose, during the trial, the tech company convinced the court to limit transparency and public access to information. Critics argued that limiting public access during such a high-profile case. तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि कन्विंस द कोर्ट. इस ट्रायल में गूगल ने कोर्ट को ये कन्विंस कर दिया कि वो इस केस की ट्रांसपेरेंसी को लिमिट कर देंगे. दैट मीन्स एवरीबडी विल नॉट हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस, कि क्या हो रहा है, मीडिया में नहीं आएगा. तो क्रिटिक्स ने कहा कि ये जो लिमिटिंग पब्लिक एक्सेस ड्यूरिंग सच अ हाई प्रोफाइल केस कुड सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट impacting freedom, press freedom and public knowledge. So when I was doing, obviously I found this to better come in 2 rather than come in 1, but unfortunately the answer, official answer given is option 1. तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए. इसमें अब मैं आप लोगों के आंसर अगर देखूं तो बहुत सारे लोगों ने इसमें ऑप्शन 2 मार्क किया है. In fact, maximum of you have marked option 2. A few of you have marked option 1, of course. So I'm not taking anything away from you. I'm not taking away from you. But the point I'm making is कि
ड्यूरिंग द ट्रायल द टेक कंपनी मैंने इसको ढूंढने की कोशिश भी की कि ये पैराग्राफ कहीं मिल जाए, तो ऐसा मिला नहीं, ऐसा का ऐसा पूरा पैराग्राफ। तो इसका मतलब है इस पैराग्राफ को कॉबल किया गया कहीं से, कहीं से 2 सेंटेंस इधर से उठा के, एक उधर से उठा के, तो ऐसे में कुछ गड़बड़ होती है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल टेक कंपनी कन्विंस द कोर्ट टू लिमिट ट्रांसपेरेंसी। ट्रायल वाज नॉट जस्ट अबाउट लीगल इंट्रिकेसी। तो आप पहले ये बताओगे कि ट्रायल है किस बारे में? इट वाज नॉट जस्ट अबाउट लीगल इंट्रिकेसीज ऑफ एंटीट्रस्ट लॉज but also had significant implications for corporate transparency and public access to information. During the trial, the tech company convinced the court. तो ये यहाँ ज्यादा लॉजिकल लगता है, public access to information. And critics argued that limiting public access would set a dangerous precedent. मेरे हिसाब से 2 पे बेटर सूटेड है, बट आंसर इसमें 1 दिया हुआ है, तो आई डोंट नो हाउ टू जस्टिफाई 1, एक्सेप्ट दैट 1 को जस्टिफाई करने का एक ही मुझे रीजन समझ में आ रहा है कि द टेक कंपनी है, so that tech company would relate to Google directly here if you put it in 1. Whereas, I mean, if you put it, you can put it in 2 also. The tech company would anyway relate to Google only, but that could be one reason. तो आप लोगों का क्या व्यू है कि इसमें what's your view? 2 looks more logical. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Vasu. Yes, sir. Yes, आई sir. मीन टेक कंपनी की बात हो रही है तो फिर सेकंड में आना चाहिए, क्योंकि लाइक फिर आगे उसमें मतलब, और लास्ट में पब्लिक एक्सेस वगैरह की बात हुई, फिर क्रिटिक्स का उन्होंने बताया। हाँ, मतलब क्रिटिक्स आर्ग्यूड है ना, क्रिटिक्स आर्ग्यूड, क्योंकि आप अगर सपोज करो कि सडनली आपने 2 में नहीं रखा इसको, तो आप बोल रहे हो ट्रायल वाज नॉट जस्ट अबाउट लीगल इंट्रिकेसीज बट आल्सो हैड सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। क्रिटिक्स किस चीज के क्रिटिक्स? क्रिटिक्स मतलब ये किसके क्रिटिक्स हैं? तो अगर आप यहाँ पे टेक कंपनी लिखोगे तो फिर उसके क्रिटिक्स है ना, कि टेक कंपनी के क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि इस तरह के लिमिट करने से प्रॉब्लम होगी, नहीं तो अदरवाइज ये क्रिटिक्स किसके लिए है? तो ये भी एक गड़बड़ है अगर हमने 2 पे इसको नहीं रखा तो। दैट्स व्हाट आल्सो। यस खुशी। इवन सर लाइक ऑप्शन 2 में लिमिटिंग पब्लिक एक्सेस जो हमें दे रखा है वो उसी से मैच हो रहा है। लाइक हमारे पास हाँ ड्यूरिंग द टाइम द टेक कंपनी इधर भी लिमिटिंग पब्लिक एक्सेस दे रखा है, लिमिटिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन, करेक्ट। लाइक पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एंड हमारे पास सेकंड के बाद भी वही चीज है, करेक्ट क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट लिमिटिंग पब्लिक एक्सेस, करेक्ट। तो ये वो उससे यही ज्यादा लॉजिक कनेक्ट लग कर रहा है ना कि लिमिट पब्लिक एक्सेस करना है, कंपनी ने कन्विंस कर दिया कोर्ट को, तो क्रिटिक्स ने आर्ग्यू करा कि ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग, इट कुड सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट। तो मेरे हिसाब से भी इसलिए 2 में बेटर सूटेड था, बट ठीक है, ऑप्शन में उसने ये आंसर दे रखा है वहां पे, तो क्या कर सकते हैं। बट दिस वाज अ डाइसी क्वेश्चन, तो इसको हम डाइसी लिख के छोड़ देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। One of the temptations of the artist is to believe himself solitary and in truth he bears this shouted at him with a certain base delight. But this is not true. He stands in the midst of all same rank, neither higher nor lower, with all of those who are working and struggling. His very vocation in the phase of operation is to open the prisons and give a voice to the sorrows and joys. तो ये कह रहा है ये टेम्परेट, ये जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट कभी कभी अपने आप को सॉलिटरी, मतलब अकेला ही कोई चीज को फाइट कर रहा है ऐसा लगता है उसको, और कई लोग उसको इस तरीके से अवेयर भी कराते हैं, चिल्लाते हैं लोग उसको, बहुत बताते हैं कि तू अकेला है, लेकिन ये सही नहीं है। वो जो भी बाकी फाइटर हैं जो वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा हुआ सेम रैंक पे, जो उसका काम है, वेरी वोकेशन, वट एवर ही डज इन द फेस ऑफ ऑपरेशन। तो अगर कोई ऑपरेसिव एनवायरनमेंट है तो उसमें ही हैज टू गिव अ वॉइस टू द सॉरोज एंड जॉयज फॉर ऑल। मतलब कोई भी आर्टिस्ट है, पेंटर है, राइटर है, तो अगर कोई भी टाइम्स ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं तो वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के और उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी जो वॉइसेस हैं उसको उनको वॉइस दे रहा है, उनके जो सॉरोज और जॉयज को। दिस वेयर आर्ट अगेंस्ट इट्स एनिमी जस्टिफाई इटसेल्फ बाय प्रूविंग प्रिसाइजली दैट इट इज नो वंस एनिमी। By itself, art could probably not produce the renaissance which implies justice and liberty, but without it, that renaissance would be without form and consequently would be nothing. तो ये कह रहा है कि आर्ट का कोई एनिमी नहीं है, और आर्ट अकेला तो रिनासेंस मीन्स रिवाइवल, रीबर्थ, दिस मीन्स रिवाइवल और रीबर्थ। ठीक है, रिनासेंस जिसको बोलते हैं वो भी इसी से आया है, जिसके जो जस्टिस और लिबर्टी को इम्प्लाई करता है। लेकिन तो आर्ट अकेला नहीं कर सकता, लेकिन आर्ट के बिना रिनासेंस जो होगा वो without forms होगा, nothing होगा। Without culture, relative freedom, it implies society even when perfect is but a jungle. That is why authentic creation is a gift to the future. तो आर्टिस्ट का जो क्रिएशन है वो फ्यूचर के लिए गिफ्ट है, ऐसा करके बता रहा है। तो इसमें जो पॉइंट्स है मेन वो क्या क्या है कि आर्टिस्ट अपने आप को सॉलिटरी समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ही इज देयर अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रगलर्स। दूसरा ये कि जो आर्ट क्रिएट करता है वो दैट बिकम्स द वॉइस ऑफ पीपल एंड दैट हेल्प्स इन रीबर्थ ऑफ सोसाइटी। उसके बिना जो है वो सोसाइटी बिना उसके रिनासा जो होगा उसका कोई फॉर्म नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा उसका। तो इसीलिए ऑथेंटिक आर्ट गिफ्ट है। तो इस तरह की बातें इसमें हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। तो ए ऑप्शन, द आर्टिस्ट टेम्पटेशन इज टू फील सॉलिटरी इज मिसलीडिंग। His true role is to echo the struggles of society, proving art's necessity in any cultural renaissance and its shape in role in shaping just and free future। इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो इस आंसर को गलत बना रहे हैं। कोई बताएगा वो कौन से दो शब्द हैं? Anyone? There are two words in this which make this answer wrong. Just and free. Which are those two words? मिसलीडिंग। नहीं, मिसलीडिंग तो ठीक है ना कि he one of the temptations that he believes is solitary is not true, right? So this misleading is okay, misleading तो ठीक है। इसका temptation to feel solitary is misleading, but it is not true। वो अकेला नहीं है, ऐसा नहीं है, वो लोगों के साथ खड़ा हुआ है। तो misleading is okay, but there are more unpalatable words here जो कि Just and free. Just and free. क्या चीज आवाज नहीं आई आपकी। Just and free. आई थिंक जस्ट एंड फ्री बोल रहा है सर। नहीं, जस्ट एंड फ्री नहीं है। जस्ट एंड फ्री तो ठीक है, जस्ट एंड नहीं, कल्चरल विरासत तो ठीक है। ये इम्प्लाई कर रहा है शायद नेसेसिटी True. को कि दिस इज द ओनली। हाँ, ट्रू रोल। देखो ये गलत है, ट्रू रोल ये थोड़ी है। ट्रू रोल ऐसा कहीं लिखा है कि ट्रू रोल है उसका? दूसरा कोई रोल नहीं है उसका। रोल ये है कि टू इको द स्ट्रगल सोसाइटी, है ना। ये ट्रू इज रॉन्ग हियर। दूसरा, प्रूविंग आर्ट्स नेसेसिटी। देखो इन सब चीजों में कोई प्रूफ कुछ नहीं होता। ये कोई साइंस की लेबोरेटरी नहीं है कि जहां पे आप कुछ प्रूव कर सकते हो एक्सपेरिमेंट से। ओके, यू कांट प्रूव एनीथिंग लाइक दिस। ये तो मतलब ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रूफ थोड़ी, ये तो गलत वर्ड है प्रूविंग। अगर आप ये कहते हैं शोइंग, राइट, या एग्जिबिटिंग, इस तरह की बातें करते तो वो हो भी सकता था, बट प्रूविंग इज अ रॉन्ग वर्ड हियर। ओके, और ये ट्रू इज अ रॉन्ग वर्ड हियर, तो इसलिए ये गलत है आंसर। ओके, But sir, that is also written on line number 3 क्या? of the passage. Art against its enemies This is justifies where art itself by. justifies itself by proving precisely that it is no one's enemy. It's not, but it is Hmm. written in the terms of proving only. Okay, so which means And in the next हाँ, 3 हम्म, options, how हाँ, I would eliminate this is, तीनों में उन्होंने लिखा हुआ है fighting oppression हाँ, and तो ये आते हैं, चलो ये बाकी पर आते हैं, ठीक है। okay. ओके, आई कम टू दैट। तो चलो आपका ये कहना है कि ये प्रूविंग जो है ये तो चलो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है कि बाय प्रूविंग प्रिसाइजली दैट इट इज नो वंस एनिमी। तो चलो इसको हम निकल लेते हैं, ठीक है। चलो आपकी बात है कि बट नाउ इज इट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो द सेम दैट प्रूविंग आर्ट्स नेसेसिटी in any cultural this is something else, proving precisely that it is no one's enemy is something else, but his true role is to echo the struggles of the society. So is this what is being reflected here? See, वो ये कह रहा है कि उसको लगता है कि वो अकेला खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दूसरों के साथ ही, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ ही है, ना उनसे ऊंचा है ना उनसे नीचा है। तो कैन वी दिस कैप्चर कि हिज ट्रू रोल इज टू एको? तो Sir, वो line number 3 में ही है ना, again, is क्या to चीज? open the presence and to give the voice to sorrows and joys of all. हाँ, his very no his very vocation is in the face of oppression is to open the prisons and give a voice to the sorrows and joys for all. तो Yeah, the his struggle. very vocation ये इसमें ये आपने नहीं कैप्चर किया, in the face of oppression। Okay. सी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि स्ट्रगल्स ऑफ सोसाइटी तो हर जमाने में होंगी, लेकिन फेस ऑफ ऑपरेशन मतलब अगर कोई ऐसा टाइम चल रहा है, सपोज करो कि हम जैसे कहते हैं कि यार फैसिस्ट सरकार आ गई है या ऑथोरिटेरियन सरकार है ना, ये सबको दबा देती है, तो आर्टिस्ट का काम है, राइटर का काम है कि वो जो स्ट्रगल है सोसाइटी की वो सबके सामने लेके आए, ठीक है। तो स्ट्रगल्स ऑफ सोसाइटी चलेगा, देखो स्ट्रगल ऑफ सोसाइटी तो चलेगा, लेकिन ट्रू रोल इज टू एको the struggles, proving art's necessity in any cultural renaissance। ये भी मुझे proving art's necessity in, see, without it the renaissance would be without forms and consequently would be nothing without culture and the relative freedom society even when perfect। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको अभी बाकी के ऑप्शन भी let us evaluate the rest of the options।
Sure. आर्टिस्ट परसीविंग देमसेल्व्स एज सॉलिटरी आर एक्चुअली इंटीग्रल टू सोसाइटी। अब यहाँ पे तो ये बता रहा है कि तो इसमें तो गड़बड़ है ये। वो कह रहा है कि दे आर परसीविंग, ही इज नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, दिस परसेप्शन इज रॉन्ग। ओके, ये बोल रहा है कि परसीविंग देमसेल्व्स एज सॉलिटरी आर एक्चुअली इंटीग्रल, तो दिस इज नॉट करेक्ट। आर्टिस्ट आर मिस्टेकनली परसीविंग देमसेल्व्स एज सॉलिटरी, ये ऐसा कुछ लिखा होता तो हम इस पे ज्यादा गौर फरमाते। ठीक है, तो इसलिए ये तो यही गलत हो गया। While artists perceive themselves as solitary, they are in fact, तो यहाँ पे इसको बताया वही चीज कवर की हुई है। On equal footing with all strugglers, you are tasked with freeing the oppressed and contributing indispensably to societal rebirth and culture. तो is this not better than this? अभी इसको भी शॉर्ट लिस्ट करके रखते हैं, बाकी देखते हैं। The artist mistakenly believing in his solitude, यहाँ पे देखो ये तो गलत हो गया। सॉलिट्यूड और सॉलिटरी में बहुत फर्क होता है ना। सॉलिट्यूड वर्ड इटसेल्फ इज सो रॉन्ग दैट इस ऑप्शन को तो यहीं पे एलिमिनेट कर देना चाहिए। सॉलिटरी मींस लोन, लोन फाइटर। सॉलिट्यूड मींस अपने आप में रहना, एकांत में रहना। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो इसलिए ये यहीं पे गलत होगा। नाउ इफ यू लुक एट 3 and 1, सो विच इज बेटर? Artist temptation to feel solitary is misleading. His true role is to echo the struggles of society, proving art's necessity in a while artists perceive themselves as solitary, they are in fact on equal footing with all strugglers. So this is a little better way to represent. They perceive themselves solitary, but actually they are on equal footing. They are in the same rank, tasked with, right? So his vocation, his job or his work is to free the oppressed and contribute indispensably to societal rebirth सर and culture. freeing the oppressed मुझे थोड़ा alien idea लगा पैसेज के नहीं, हिसाब ये से। ना free मतलब we have oppression. talked about No, देखो yeah ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन द फेस ऑफ ऑपरेशन, ये यहाँ पे नहीं है। सी स्ट्रगल्स ऑफ सोसाइटी जो है, इन अंडर व्हाट कंडीशंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रगल, सोसाइटी के स्ट्रगल जो हैं अंडर ऑपरेशन अलग होते हैं और नॉर्मल सिचुएशन में अलग होते हैं। देखो एक देश में गरीबी है, ठीक है, लोग अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ लेट्स से रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। एक है कि जो आपका जो सरकार है वो अथॉरिटेरियन है, वो मनमानी कर रही है, अमीरों को फेवर कर रही है, गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ऑपरेस्ट कर रही है उनको। तो उस टाइप के ऑपरेशन में ये पैसेज जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है, बजाय इसके कि इन जनरल इकोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ सोसाइटी। तो ये एक डिफरेंस डोंट यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रीइंग द ऑपरेस्ड। तो अगर ऑपरेशन है सोसाइटी में तो इनका काम ज्यादा रेलेवेंट है। Sir, how I took the second line of the passage is that his very vocation in the face of oppression is to open the presence and give voice to the sorrows of all. That the job is to voice out the opinions of everyone. So freeing the oppressed, बहुत ज़्यादा, it was something which was not directly mentioned. Directly freeing the oppressed is not his. Freeing the oppressed means अपने उनका ऑपरेशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हो ना आप। यहाँ पे आप यही तो कर रहे हो। सोसाइटी का रेनेसा हो गया मीन्स व्हाट? दैट यू आर फ्रीइंग द ऑपरेस्ड। सी, सो इसमें क्या हो रहा है कि जब ऑपरेशन है, अथॉरिटेरियनिज्म है, फैसिज्म है, तो सोसाइटी जो है वो ऑपरेस हो गई। अब आपने उनको फ्री कर दिया और आपने रिवाइवल, रेनासांस मतलब क्या है? रेनासेंस जो लिखा हुआ है रीबर्थ है, तो सोसाइटी का रीबर्थ हो गया। तो आपने उनको फ्रीडम दिलाया ना ऑपरेशन से, तो उनका रीबर्थ करवा दिया वो कल्चर का, उसको उस हिसाब से बोल रहे हैं। Okay. And एक क्वेश्चन और था, where is the first statement wrong? हमने थर्ड को जस्टिफाई कर दिया, बट फर्स्ट में प्रॉब्लम क्या थी वो मुझे अभी नहीं समझ आया। The artist temptation to feel solitary is misleading. Why it is misleading? He has not answered. क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि they are on equal footing with all strugglers. तो इसको अगर लग रहा है कि मैं अकेला हूं तो वो क्यों मिसलीडिंग है ना? ये इसमें यहाँ पे बताया ना, इन ट्रूथ ही, बट दिस इज नॉट ट्रू, ही स्टैंड्स इन द मिडस्ट ऑफ ऑल। तो ये पॉइंट कैप्चर नहीं हुआ इसलिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, ओके। नाउ दिस वन अगेन little challenging, but let's understand in what he's saying and which one represents it. Tired metaphor is the chancellor. Chancellor कौन होता है? Who is the chancellor? Anyone? Who is the chancellor? उसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं? संचालक। नहीं यार, चांसलर को हम गलत समझते हैं। हम वाइस चांसलर, वो यूनिवर्सिटी वाले चांसलर को समझते हैं, जबकि चांसलर का मीनिंग जो है वो अलग अलग है ना। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में चांसलर ऑफ द सेक्रेटरी, मे बी
एक्सचेकर, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, ये जो पोजीशन होती है ये एक मिनिस्टर होता है जिसका इंडियन इक्विवेलेंट है फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप अगर पढ़ेंगे ऋषि सुनक के बारे में, तो ऋषि सुनक जो था वो बिफोर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ही वाज द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, दैट मींस ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। ये वहाँ की टर्मिनोलॉजी है। ओके, हमारे यहाँ पे उसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। अब वहाँ पे अगर यूएस में देखेंगे तो यूएस में उसको सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बोलते हैं, जो जैनेट एलन है अभी वहाँ पे। तो अलग अलग, जैसे यूएस में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है एक, ठीक है, फिर एक वहाँ पे जैसे फॉरेन अफेयर्स वाला एक है, हमारे यहाँ पे उसका नाम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वहाँ पे वो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स होते हैं कंट्रीज में, ठीक है। तो चांसलर, अच्छा जर्मनी में जो टॉप मोस्ट आदमी होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वहाँ का, उसको चांसलर बोलते हैं। तो जैसे अभी एक ओलाफ शुल्स है, तो ही इज द चांसलर ऑफ जर्मनी। तो वहाँ पे चांसलर की पदवी जो है वो दी जाती है जो टॉप मोस्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो ऐसे यहाँ का जो चांसलर बताया गया है कि ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है बजट डे पे, जैसे हमारे यहाँ पे बजट कौन पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे वहाँ पे यूके में बजट इज प्रेजेंटेड बाय चांसलर। Okay, so this you should know this. This chancellor is basically the finance minister of UK. So the tired metaphor is that chancellor will try to pull a rabbit out of a hat on budget day. The sleight of hand is usually less delightful. Game is so predictable, useful theater that it is easy to lose sight of the every budget day. Chancellor shuffles, makes surreptitious changes and all these things. There's no way to run a tax system unless fiddling with the political logic. But it is both a symptom cause shambolic patchwork. Patchwork is unfair, distorts the economy, tax evasion होता है. Government with brains and stomach would scrape away the decades of bodging and rebuild the tax system on firmer foundations, and it's been a while since such a government has been running. तो यहाँ पे बहुत ही स्केथिंग क्रिटिसिज्म किया गया है जो इस प्रोसेस का, बजट की जो प्रक्रिया है वहाँ की। बोलता है बजट के नाम, हमारे यहाँ पे भी यही होता है कई चीज़ों में। ओके, वी कैन कोरिलेट विद आवर बजट ऑल्सो। अभी हमारा बजट की डेट अनाउंस हो गई है, बताइए क्या है? एनीवन कीपिंग ट्रैक विच डे द बजट विल बी अनाउंस्ड? 23rd जुलाई। हाँ, 23rd जुलाई, ठीक है। तो जो एक इंटरिम बजट आया था वो 1st of February को आता है, बिकॉज द गवर्नमेंट वाज बेसिकली गोइंग टू बी रीफॉर्म्ड, इसलिए वो इस साल जो चुनाव वाला ईयर होता है उसमें वापस से आता है वो बजट प्रॉपर। ओके, तो बजट डे में क्या होता है, ये बोल रहा है कि पुल अ रैबिट, मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ वो जादू दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो जादूगिरी है, स्लेट ऑफ हैंड मतलब हाथ की सफाई, ये कोई, इससे कोई खुश नहीं होना चाहिए। ये अब इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है कि इट हैज बिकम अब्सर्ड, कि थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता है वो, और कहता है कि वापस आके 12 महीने में वही कर देता है। ऐसे टैक्स नहीं चलाना चाहिए। इसमें लोगों को टैक्स इवेजन करने का इंसेंटिव मिलता है, और बहुत सारा पेपर वर्क होता है जो कि क्रिमिनल हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर इसने क्रिटिसाइज किया है कि अगर एक गवर्नमेंट हो जिसके अंदर थोड़े बहुत ब्रेन्स हो तो वो इस तरह की चीज़ों को हटा दे। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट बहुत सालों से आई ही नहीं। इस तरह से बोल रहा है कि ये बिल्कुल ही वेस्टफुल प्रोसेस है बजट डे वाली। तो अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑन बजट डे द चांसलर सुपरफिशियल चेंजेस टू टैक्सेस एंड अलाउंसेस व्हाइल पॉलिटिकल लॉजिकल रिजल्ट इन एन अनफेयर एंड complex tax system, underscoring government unwilling to implement meaningful reforms. So this looks to be okay. To begin with, there is no apparent distortion. अगर इसको फर्स्ट उसमें देखें तो काफी लोगों ने इसको, बहुत कम लोगों ने इसको ए को सही मार्क किया है, बाकी अब बी को देखते हैं। The chancellor's predictable budget day actions involving tax adjustment and allowed changes are criticized as ineffective, contributing to a flawed and unfair tax system in need of fundamental reform. तो अब इसमें ये सही आंसर नहीं है, और क्यों नहीं है बताइए? एनीवन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? सम ऑफ यू हैव मार्क्ड दिस आल्सो बट सम ऑफ यू हैव नॉट, मोस्ट मेनी ऑफ यू हैव नॉट। तो इसमें क्या इशू है? व्हाट आर द इश्यूज हियर? बताओ भाई, एनीवन, व्हाट इज द इशू हियर? फंडामेंटल रिफॉर्म। ओके, देखो फंडामेंटल रिफॉर्म तो है कि वी बिल्ड द टैक्स सिस्टम ऑन फर्मर फाउंडेशंस, ये तो दिया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसमें ये नहीं बताया कि ये जो इसके जो एक्शंस होते हैं ये पॉलिटिकली लॉजिकल होते हैं, मतलब देयर इज अ पॉलिटिकल लॉजिक बिहाइंड देम। ये करता है
पॉलिटिकली तो लॉजिकल होते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में कुछ काम नहीं आते। तो एक तो वो पॉइंट मिस हो गया। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बताया, कंट्रीब्यूटिंग टू फ्लॉड एंड अनफेयर टैक्स सिस्टम इन नीड ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म। इसमें गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस नहीं बताई कि ये गवर्नमेंट ही ऐसी है कि, क्योंकि इसमें देखो यहाँ से बताया कि गवर्नमेंट विद ब्रेन्स वुड स्क्रैप एंड इट्स बीन अ व्हाइल सिंस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी फोकस। तो ये जो यहाँ पे जैसे इसमें इसने कैप्चर किया हुआ है, गवर्नमेंट अनविलिंग टू इम्प्लीमेंट मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, तो ये थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देता है, इसलिए भी ये गलत है। Budget day is a theatrical event where the chancellor, through minor tax changes and allowance adjustments, fails to address the underlying issues of tax system, reflecting a lack of competent governance. तो अब काफी लोगों ने इसको मार्क किया है ना, काफी लोगों ने इसको भी मार्क किया है। तो इसमें क्या इशू है अपेरेंटली? तो इसमें अगर हम देखें तो सर हाँ, क्या इसमें लास्ट स्टैंजा में ही लास्ट 2 लाइंस में he has talked about that a fundamentally new tax system should be made. इसमें he has highlighted that he fails to address the underlying issues. So नए टैक्स सिस्टम की बात नहीं कर नए की रहे। बात नहीं, ठीक है, करेक्ट। तो इसमें नए की बात नहीं की, और एक और इसमें वो पॉलिटिकल लॉजिक वाला भी बात नहीं की है। दिस पॉलिटिकल लॉजिक इशू भी इसमें नहीं आया है कि chancellor, why does he do this? Because it seems politically logical, right? And as rightly said, fails to like the underlying this thing, लेकिन रिफॉर्म की बात नहीं हुई है कि ये इसके हिसाब से तो अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस कर देना चाहिए, टोटल रिफॉर्मेशन वाली बात नहीं है, तो इसलिए ये सी गलत है। Chancellors is a mere political game involving trivial taxing that promote tax evasion, highlighting the need for a complete overhaul of the tax system by a more capable government. So it is a mere political game involving trivial tax tweaks that promote tax evasion, highlighting the need for complete overhaul of tax system by a more capable government. Now, can we put it like this, that this is a game which highlights the need for a complete overhaul by a more capable government? देखो, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये इनकॉम्पिटेंट, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये चेंज कर सके। तो अब मोर केपेबल गवर्नमेंट आके इसको चेंज करे और ये इसकी हाईलाइट नीड है, ये ऐसा इसमें सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए इसको भी हटा देते हैं और ए बिकम द करेक्ट आंसर। सर मेरे को डी ज्यादा बेटर लगा और डी फॉर दिल्ली। यस सर, दिल्ली। सर क्योंकि इसमें मतलब आपने जिस पॉइंट को निग्लेक्ट करा उसी वजह से मुझे वो करेक्ट लग रहा था कि कौन मोर सा? केपेबल गवर्नमेंट एंड ऑल, क्योंकि लास्ट 2 सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ में ऐसे ही। नहीं, लेकिन Same. नहीं 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 नहीं, देखो, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस सच अ गवर्नमेंट इज सीन अराउंड हियर। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह की कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। तो इज ही सेइंग दैट वी शुड हैव अ मोर केपेबल गवर्नमेंट? सर उसका कॉजेशन है ना कि वी नीड अ मोर केपेबल। नहीं नहीं नहीं, देखो, आपको इसमें इन्फर नहीं करना है कुछ भी, इससे आगे का कुछ इन्फर नहीं करना है आपको। तो जो यहाँ तक जिसने जो बताया हुआ है उसने कहा कि ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है इस चीज को चेंज करने की, ठीक है। नाउ हाईलाइटिंग द नीड फॉर अ कंप्लीट ओवरऑल बाय अ मोर केपेबल गवर्नमेंट, ये देखो, वो ये नहीं आप इसमें तो थोड़ा सा गलत सेंस में ले रहे हो। वो ये कह रहा है कि ये सिस्टम को रिफॉर्म करना और ये करना इनके बस की बात ही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट विद ब्रेन्स एंड stomach would scrape away, but it's been a while since such a government has been seen around here. और ये जो एंड में इसने बोल दिया, इस तरह की कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, मुझे तो नजर ही नहीं आती है ना, इस तरह की कोई गवर्नमेंट ही मुझे नजर नहीं आ रही है। तो केपेबल गवर्नमेंट कहाँ है? ओके, सो दैट्स द चैलेंज हियर। और दूसरी बात ये कि ये मियर भी क्या चल सकता है, इफ द एंडलेस फिडलिंग हैज अ पॉलिटिकल लॉजिक, so it's a mere political game, can we मतलब थोड़ा एक्सट्रीम थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो भी, involving tax tweaks that promote patchwork, restores the economy, promotes the crime of tax evasion as well as level of paperwork. इसमें सिर्फ क्या ये है, एक तो एक और चीज है थोड़ा सा इसमें, look at this one, result in an unfair and complex tax system. तो इसमें कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम की बात भी हुई है, ये पेपर वर्क बहुत ज्यादा है इसमें। यहाँ पे सिर्फ ये टैक्स इवेजन वाली एक बात की है इसमें। सो दिस इज अ लिटिल ब्रॉडर व्यू व्हिच हैज बीन गिवन हियर। तो थोड़े थोड़े से इसमें डी में थोड़े से ज्यादा चैलेंजेस हैं।
मुझे ये लगता है, और मोर केपेबल गवर्नमेंट वाला भी इशू। ओके, तो इसके लिए ये ठीक है। बट देन दोनों देखो, दोनों ये जो थे ये डिफिकल्ट थे और इसमें बहुत टाइम लग जाए। तो अगर आपने अपना टाइम इसमें ज़्यादा लगा दिया है तो देन यू मे हैव रादर डन इतनी देर में एक आरसी हो जाती मेरे ख्याल से। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन। तो दिस वाज इजियर पैराजंबल। इसमें देखो दिक्कत नहीं है हमें। Even though numerous countries possess the necessary resources, significant portion of the electorate remain unconvinced, viewing these efforts as detrimental to economic stability. The challenge of steering new investments toward decarbonization and beneficial outcome is a formidable, particularly in the face of public skepticism. The narrative कौन सा है हमें नहीं पता, to overcome this hurdle में नहीं पता, तो इसमें start तो 2 से ही होगा। ये challenge towards decarbonization, new investment इसकी तरफ करना formidable है, क्योंकि पब्लिक स्केप्टिक है। पब्लिक बोलती है कि यार इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या वाकई में होगा, कोई रिजल्ट निकलेगा। अब कहाँ जाए हम, द नैरेटिव। अब नैरेटिव तो अभी है नहीं यहाँ पे कुछ भी, और हर्डल की भी अभी कोई बात नहीं आई है। हर्डल कहाँ पे है, वो हर्डल यहाँ पे दिया हुआ है 1 में, व्यूइंग दीज एफर्ट्स एज डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जो इवन दो न्यूमरस कंट्रीज possess the necessary resources capabilities for this transition, so this also gives a clue that this transition is this one, the challenging of steering of new investments towards decarbonization benefiting social and environmental outcomes. So this is the transition that is being talked about in 1. So 2 के बाद में हम 1 पे चले जाएंगे। Significant portion of electorate remains unconvinced. बहुत सारी कंट्रीज के पास में है ये कैपेबिलिटी, लेकिन उसका जो इलेक्टोरेट है वो अनकन्विंस्ड है, viewing these efforts as detrimental to economic stability. To overcome this hurdle, it is imperative to construct a more persuasive and engaging narrative, and this is the narrative that has been given in 3. तो ये 2143 है बहुत clearly, that highlights the economic and societal advantages. The narrative must effectively communicate the long-term benefits. तो 2143 इसमें हो जाएगा। तो इसको मैं easy to moderate बोलूंगा। Moderate इसलिए बोल दिया क्योंकि sentences लंबे थे, लेकिन easy इसलिए क्योंकि इसमें clear connectors हमें मिल रहे थे। Do we agree? यस सर। ठीक है, तो इसमें yes, sir. लेकिन कई लोगों ने गलत कर दिया इसको। इसमें भी अगर मैं देखूं तो आधे लोगों ने इसको सही किया, आधे से थोड़े से ज्यादा लोगों ने इसको सही किया। ओके, ठीक है, चलो अब हम आते हैं अगले वाले में, जिसके अंदर अगेन फिर थोड़ा सा डाउट है मुझे। ये वाला थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन एक और आ गया ना, बिकॉज इसमें थोड़ा सा the past few years have been marked by scandals including FTX's collapse, the largest crypto exchange, raising questions about industry's future. This situation, तो अब ये this situation कौन सी है नहीं पता। The dramatic downfall of Sam Bankman-Fried, founder of crypto exchange FTX. अब देखिए, किसी ने 1 से स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपके सामने 1 और 3 खड़े हुए हैं, तो आप which one will you take first, 3 or 1, and why? इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चूज करना, बताइए। We'll take 3 first. Why is that so? Cryptocurrency FTX. हाँ, Yeah, FTX क्या है ये जब तक हम नहीं बताएंगे तो फिर why would we say FTX's collapse, isn't it? First we have to give detail what is FTX. So FTX is a cryptocurrency exchange. Following his fraud and money laundering conviction highlight the chaos within the largely unregulated cryptocurrency market. तो 3 से स्टार्ट करते हैं, right? Dramatic downfall हो गया उसका, and this has highlighted the chaos. अब कहाँ पे जाएंगे हम? The past few years have been marked by scandal including FTX and lawsuit against Binance, the largest for deceptive practice, raising questions about industry future. तो अब इंडस्ट्री के फ्यूचर की बातें हो रही हैं। इसमें बोल रहा है that this situation has led to a crucial debate. Can cryptocurrency overcome its association with fraud and fulfill its promise to revolutionize finance? अब देखो, कोई क्वेश्चन अगर आता है पैसेज में, तो उसको अगर आप कहीं पे भी बीच में रखते हो, है ना, सपोज देयर आर 4 places and there is a question which has been asked. Now, unless there is an answer to this question within the passage itself, you should not put it anywhere except in the end, isn't it? Suppose आपने क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया, तो इसका मतलब उसका आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। आपने अगर क्वेश्चन यहाँ पे रखा है तो उसके आंसर इन दोनों में होंगे, और क्वेश्चन अगर शुरू किया है तो आपने आंसर यहाँ पे होंगे। बट क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? दिस सिचुएशन हैज लेड टू अ क्रूशियल डिबेट, कैन क्रिप्टो करेंसी ओवरकम इट्स
association with fraud and fulfill its promise to revolutionize finance. तो ये एंड में आने का लगता है, लेकिन फिर एक सेंटेंस और आ गया, द आयरनी इज स्टार्क, बिटकॉइन क्रिएटेड बाय एनिग्मेटिक सतोशी नाकामोटो टू बाईपास इज नाउ फेसिंग इट्स ओन ट्रस्ट क्राइसिस। बट क्या ये इसका आंसर है? तो इसलिए 2 को एंड में आना चाहिए, एंड 3 ऑब्वियसली वी हैव स्टार्टेड विथ 3। अब आपके सामने बच गए हैं बाकी के 2 सेंटेंस। The past few years have been marked by scandals, lawsuits, raising questions about industry's future. Or the irony is stark, Bitcoin created by this is now facing its own trust crisis. तो अब इसमें से कौन सा वाला पहले आएगा और कौन सा वाला बाद में आएगा? 4 can be assumed. 4 can be assumed where अब देखो इसमें ऑफिशियल आंसर जो दिया हुआ था, तो ऑफिशियल आंसर 3142 दिया हुआ, ठीक है। दैट मीन्स 3 के बाद में 1 पे गए, 1 के बाद आयरनी स्टार्क क्रिएटेड बाय रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट इंडस्ट्री फ्यूचर। आयरनी स्टार्क, बिटकॉइन क्रिएटेड बाय दिस टू बाईपास इज नाउ फेसिंग इट्स ओन ट्रस्ट क्राइसिस। तो ये जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, प्लीज गिव राइज टू दिस आयरनी कि बिटकॉइन बना ही इसलिए था कि हम अपना ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम्स हैं इसके ऊपर हमारे को ट्रस्ट नहीं रहा था पोस्ट 2000 क्राइसिस। That's how this Bitcoin came into picture, and now it is facing its own trust crisis. So this situation has led to a crucial. Again, मेरे को 4 के बाद में 2 नहीं समझ में आ रहा कि ये कोई situation थोड़ी, ये तो irony है यार। Situation तो मुझे 1 में लग रही थी, तो I was confused between 3412 and 3142, and I'm still not really very happy with this answer. I mean, I don't know why can we not go to this? 2 तो चलो एंड में आ गया क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है इस वाले पैसे में, तो इसको तो सर अपन आई वाज कंफ्यूज क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में आता है, बट वी हैव दिस आयरनी इज स्टार्क, ये आंसर नहीं तो ना। आयरनी तो है सर सेकंड के अंदर थोड़े। हाँ, can That's cryptocurrency overcome its association with fraud and fulfill its promise to revolutionize finance? हाँ, मतलब आप ये भी कह सकते हो एज एन आंसर टू दिस कि आयरनी इज स्टार्क, ये भी आप मतलब आपके हिसाब से ये ऐसा है। हाँ यस ठीक है, देखो यार वही मतलब वही है कि मुझे ये सेंटेंस का इसमें पूरे में कहीं एक लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, तो ठीक है, मतलब आई वाज आल्सो काइंड ऑफ कंफ्यूज बिटवीन दिस। तो लेट्स कीप इट हियर, दिस क्वेश्चन इज नॉट वर्थ डूइंग ऑन एंड डिस्कसिंग मोर बिकॉज नो क्लियर आंसर्स विल एमर्ज, है ना। उसने उठा के कहीं से 4 सेंटेंस लाके जोड़ के बना दिया, तो दैट इज हिज, ही हैज जस्टिफाइड द आंसर, लेट हिम जस्टिफाई इट। सो दिस इज अगेन अ सेकंड डाइसी क्वेश्चन। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे इसमें से हमें डिफिकल्ट था, मतलब अगर आप ये देखो तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन भी, ये एक क्वेश्चन इजी था, उसके बाद दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी, दिस आई वुड से वाज इजी, दिस क्वेश्चन वाज एनीवे डाइसी, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिफिकल्ट क्योंकि काफी क्लोज और वो भी है, ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और ये इजी था, ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट था, और ये अगेन डाइसी क्वेश्चन है। तो ये पोर्शन ऑफ दिस वाज एक्चुअली मतलब somebody who just went ahead with RCs must have been able to do much better, and इसमें से selected 2-3 क्वेश्चन कर लो तो you would be much better off rather than wasting time here, ठीक है। तो let's now go to the passages। इसमें कोई VA में तो किसी को कुछ पूछना नहीं है और ओके, तो लेट्स गो टू द पैसेज। इसमें देखो कुछ ज्यादा समझने का है नहीं, इसमें वी हैव इकोनॉमीज चेंज, इकोनॉमी जो है 4 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, ये केक का बता दिया। तो इसमें मतलब दिस इज जस्ट सिंपल, आई डोंट थिंक वी नीड टू एक्सप्लेन। इसमें एक्सपीरियंस इकोनॉमी पे कैसे हम आ रहे हैं, नाउ वी लुक एट एक्सपीरियंसेस, वी डोंट लुक एट प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज और एनी काइंड ऑफ वेरिएशंस इन दैट, वी आर बेसिकली नाउ लुकिंग एट एक्सपीरियंस इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिस्ट हैव लम्प्ड एक्सपीरियंसेस विद सर्विसेज, बट एक्सपीरियंसेस आर डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक ऑफरिंग एज डिफरेंट फ्रॉम सर्विसेज, आर सर्विसेज फ्रॉम गुड्स। तो इसमें हम कस्टमर्स को एक्सपीरियंसेस देते हैं, एक्सप्लिसिटली डिजाइनिंग प्रमोटिंग देम। सर्विसेज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कमोडिटाइज्ड, राइट। अगर किसी को टेलीफोन सर्विस देनी है, एयरटेल हो कि वोडाफोन हो कि जियो हो, एक ही जैसी सर्विस है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो उनकी सामने वाले की किस तरफ से आपको लता मंगेशकर सुनाई देगी और आप खुद किशोर कुमार बन जाओगे, ठीक है। तो ये सिर्फ प्राइस के ऊपर बिकती है। तो एक्सपीरियंसेस हैव इमर्ज्ड एज द नेक्स्ट स्टेप इन व्हाट वी कॉल प्रोग्रेशन। तो लीडिंग एज कंपनीज जो भी आपको दे रहा है वो एक एक्सपीरियंस दे रहा है। सपोज आई एम ऑफरिंग यू समथिंग, राइट, एंड सम अदर
institute is offering you something, obviously the experience will encompass everything, right? How you consume the entire thing. So services भी है, लेकिन experience is overall. Experience is not an amorphous construct. Amorphous means without any shape. It is as real an offering. मतलब कुछ लोगों को लगता है experience तो बड़ा intangible सी चीज है, amorphous है. In today's service economy, many companies simply wrap experiences around the traditional offerings to sell them better. To realize the full benefit, businesses must deliberately design engaging experiences that command a fee. This transition from selling service to experience will be no easier for established and whether than the great economic shift from the industrial service, unless companies want to be in commoditized business. However, they will be compelled to upgrade the offerings. तो अगर आपको commodity में रहना है तो ठीक है, नहीं तो आपको upgrade करना पड़ेगा if you want to command a fee. Experience occurs when a company intentionally uses services as a stage, goods as props to engage individual customers in ways that create a memorable event. Commodities are fungible. Fungible means replaceable. Okay, something that can be exchanged or replaced. Replaceable. Goods tangible, services intangible, experiences memorable. Buyers of experiences will follow the leads of experience. Companies call them guests. Value the customer reveals. While prior economic offerings are external to the buyer, experiences personal. Only in the mind of individual who has been engaged. Thus, no two people can have the same experience because each experience derives from the interaction between the state event and the individual state of mind. तो किस तरीके से इकोनॉमी मूव होती है from a commodity to a product to a service and to an experience is what has been mentioned here, right? तो पैसेज कुछ बहुत ही आसान था, मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट में इसको पढ़ लेना चाहिए था हमें. इसमें कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे कि हम रिलेट नहीं कर सकते, राइट? तो इसको हम देखते हैं. इसमें which of these is not consistent with the stages of economic evolution in the birthday cake example. तो बर्थडे केक का एग्जांपल दिया गया था इसमें कि पहले आप अपने घर पे लेके आते थे चीजें से, आटा वाटा शुगर सब लेके आके बनाते थे. फिर उसके बाद में आपने प्री मिक्स्ड इंग्रेडिएंट लाने शुरू कर दिए. फिर उसके बाद में आपने केक ऑर्डर करनी शुरू कर दी, और अब उसके बाद में आपने सीधा इवेंट ही मैनेज करने को दे दी और उसमें केक एक पार्ट होके आ जाता है. कंबाइनिंग बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो होममेड केक, ये तो है इसमें कंसिस्टेंट है, नॉट द आंसर. बाइंग अ केक मिक्स, ये भी है. होस्टिंग अ बर्थडे पार्टी एट अ वेन्यू that provide the cake, ये भी experience. Using advanced baking techniques to customize cakes, ये इसमें नहीं है, तो इसको हम मार्क कर देंगे. So this was a simple and I think everybody got this too, right? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. The passage assumes that the economic value of a product or service is directly proportional to its complexity. Economic value of a product is directly proportional to its complexity. ऐसा दिया हुआ है क्या कि कॉम्प्लेक्सिटी? ऐसा तो कहीं नहीं दिया हुआ. इकोनॉमिक वैल्यू उसकी एक्सपीरियंस से उसकी प्रोपोर्शनल है. वो ये कह रहा है ना यहाँ पे कि एक्सपीरियंसिंग डिजाइनिंग एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस दैट कमांड अ फी. तो आपको उसको एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे टू सेल देम बेटर. तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स बना दो प्रोडक्ट को तो ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी. Consumers' preferences remain constant over different economic stages. Absolutely not. ये तो पैसेज ही उल्टा हो जाएगा अगर ये assume कर लिया तुमने, तो ये भी गलत है. The evolution of economy is driven primarily by technological advancements. ऐसा है क्या कि evolution में ये इसमें अगर कोई आपने आउटसोर्स कर दिया किसी को इवेंट मैनेजमेंट को, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके आ गया क्या? ऐसा तो नहीं है कुछ भी, इसको भी हटा दो. Economic progression from goods to experience is natural and is inevitable. ये हम जरूर अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इसमें इससे लिखा हुआ है कि ये होना ही होना है, राइट? अगर इसमें कहीं कहीं पे है that this has to be, isn't it? Yes. From now on, leading edge companies, whether they sell to consumers or businesses, will find that the next competitive battleground lies in staging experiences. तो आपको इसको जाना ही जाना है. Without it, you cannot go. So this becomes the correct answer. I think most of you had got this, except maybe one or two. All right. Which of the following, if true, would most weaken the argument that experience economy represents the next step? तो आपको वीकन करना है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी है वो नेक्स्ट स्टेप हो. Consumer shows the strongest preference for purchasing high quality durable goods. So this is in line with the argument of the passage or it is against? बताइए. ये तो अगेंस्ट है ना. हाई क्वालिटी ड्यूरेबल गुड्स लेके क्या करेगा फिर? तो वो उसको एक्सपीरियंस कहाँ मिल रहा है? See, experience has not been related to the quality of goods.
वन थिंग विच इज वेरी क्लियर, हम एक्सपीरियंस को क्वालिटी से अपने मन में रिलेट कर लें तो कर लें, लेकिन अगर कस्टमर अगर यहाँ पे लिखा होता है कि कस्टमर शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेफरेंस फॉर द एक्सपीरियंस दैट ही गेट्स while buying anything or while being a part of anything, तब ये बोलोगे कि वीकन नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ लिखा है कि फॉर परचेजिंग हाई क्वालिटी ड्यूरेबल गुड्स एंड डेफिनेटली इट वीकन्स, सो वी कैन कीप दिस। मोस्ट बिजनेस फाइंड मोर प्रॉफिटेबल टू सेल गुड्स रादर देन एक्सपीरियंसेस। Most businesses find it more profitable to sell goods rather than experiences. So why is it not weakening? Anyone? या वीकनिंग है ये? कई लोगों ने लिखा है इसमें वीकनिंग है ये। तो मेरे को वीकनिंग नहीं लगा है, क्योंकि लगा? सेल यस सर, मैंने ये करा था। क्यों? बिकॉज द अर्ली स्टेज पे ही जब रुक जाएगा कंज्यूमर, मतलब नहीं, इसमें sell कंज्यूमर, goods। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैसेज इज अबाउट कंज्यूमर और इट इज अबाउट कंपनी। मतलब यहाँ पे हम कंपनी के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम कंज्यूमर के प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं? इस पैसेज में बताइए। which is this is about how the company makes more profit, or which is more profitable to a company, whether selling commodity, selling a goods, selling services, or selling experience, or which the customer wants more, goods, commodity, or services, or experience. What is the passage about? कंज्यूमर की प्रेफरेंस है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस ना, उसमें कंपनीज को प्रॉफिटेबल भी अगर सेल गुड्स करना पड़ा तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर सपोज करो कि मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, उसमें मुझे 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर मैं एज अ सर्विस बेच रहा हूँ उसमें 5 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कस्टमर मेरा यही चाह रहा है, तो आई विल बी एबल टू सेल 10 ऑफ दिस, वेयर आई मे नॉट बी एबल टू सेल इवन 1 ऑफ दिस और 2 ऑफ दिस, तो मेरा प्रॉफिट इसमें 20 हुआ। दो आई फाइंड इट मोर प्रॉफिटेबल टू सेल गुड्स, बट आई विल अल्टीमेटली एंड अप सेलिंग मोर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज डिमांड तो एक्सपीरियंस की है ना। तो इसलिए whether businesses find it more profitable to sell goods is immaterial. It does not weaken the argument. Do you get the point? यहाँ पे हम Yes, कंपनी सेंट्रिक बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक पैसेज कंज्यूमर सेंट्रिक की बात कर रहे हैं। देखो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। कंपनीज में फाइंड इट प्रॉफिटेबल, दैट्स ओके, बट कंपनी अगर रहेगी नहीं, अगर कंपनी का प्रॉफिट का करेगी क्या अगर उसकी बिक्री बंद हो जाएगी तो, है ना? अगर मैं एक गुड के ऊपर खूब कमा लेता हूँ बेच के एज अ प्रोडक्ट, लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है, तो हाउ विल इट हेल्प मी? आई हैव टू ट्रांजिशन टू एक्सपीरियंस, राइट? इसलिए ये गलत है। दिस इज नॉट गोइंग टू वीकन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट have made the production more cheap and efficient and cheaper. That's okay, but experience economy next step है, ये इसको कैसे वीकन कर रहा है? बिकॉज इसका जो फोकस है एक्सपीरियंस इकोनॉमी का वो है कंज्यूमर, तो आपके आंसर में कंज्यूमर तो होना ही चाहिए। यू कैनॉट बी लुकिंग एट एनीथिंग अदर देन कंज्यूमर। सर्वे शो राइज इन नंबर ऑफ बिजनेसेस ऑफरिंग, ये तो सपोर्ट कर रहा है उसको, दिस इज सपोर्टिंग इट, राइट? सो दिस इज नॉट द आंसर। करेक्ट आंसर इज ए। डू वी एग्री? ये कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने गलत किया है। आई एम सरप्राइज्ड दैट मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड दिस रॉन्ग। तो बताइए कि क्लैरिटी आई क्या कि क्यों इसमें ए आंसर सही है? क्योंकि ये गलत नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। बोलो भाई। ऐसा क्लियर है, वही प्रॉब्लम थी। फर्स्ट में कंज्यूमर की बात हुई, सेकंड में बिजनेस की बात हो रही थी। सेकंड थर्ड में तो बिजनेस की बात हो रही है ना? हाँ, और yes. फोर्थ में तो सपोर्ट कर रहा है। फोर्थ तो सपोर्ट कर रहा है ना उसको, फोर्थ तो वीकन थोड़ी कर रहा है। सर्वे शो लाइज इन नंबर ऑफ बिजनेस ऑफरिंग एक्सपीरियंस, दिस शोज दैट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज सपोर्टिंग इट, नॉट वीकनिंग इट। ओके, ठीक है। The passage identifies all of the following challenges for business transitioning to experience economy except crafting experiences that are engaging enough to command a fee. Yes, ये तो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है, कि इसको हमें ऐसा करना चाहिए ताकि उसको फी मिले। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि engaging experiences that command a fee, ठीक है। तो this is not an except, this is a challenge. Developing production techniques that enhance the efficiency and quality. Again, quality और efficiency of goods की कोई बात नहीं हुई है ना? quality of goods की जब आप experience कर रहे हो, वहाँ पे आप experience लेने आए हो, तो उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया चीज की क्वालिटी, तो आप कोई मैटर नहीं करता है आपको, है ना? केक अगर आप खुद बना रहे हो या खुद लेके आ रहे हो कहीं से, तो आप बोलोगे यार बहुत हाई क्वालिटी चाहिए। लेकिन अगर एज अ पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट हुआ तो आप बोलोगे ठीक है यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, मुझे तो एक्सपीरियंस पूरा ओवरऑल चाहिए, मुझे, मैं केक खाने थोड़ी आया हूँ। तो इसलिए this definitely could be the answer. Redesigning offerings to focus on emotional and memorable. Yes, this is a challenge.
Preventing commoditization by offering, yes, this is also challenge. The correct answer was B here. I think most of you have been able to mark it correctly. तो इस वाले में आई थिंक जो मुझे चैलेंज दिखा आपको इस पैसेज में, इसमें आपने कई लोगों ने सेकंड और इसमें थर्ड गलत, थर्ड काफी लोगों ने गलत कर दिया, सेकंड भी थोड़े बहुत लोगों ने गलत किया है। तो आई होप कि अभी समझ में आ गया कि हमने, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजी थे, मिस नहीं करना है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। If the analogy between Code Napoleon and monolithic law book of Hammurabi जो थी, ये किंग थे, ये बेबीलोन में 1750s BC के टाइम पे, मतलब 4000 साल हो गए, 4000 से थोड़े से कम। सेटअप इन द लूव्र, लूव्र इज अ म्यूजियम इन फ्रांस, इन पेरिस, बहुत फेमस म्यूजियम है लूव्र, ये कई बार आएगा आपके सामने। Is not unduly pressed, there is a significant similarity between the sources of these two codes. In both cases, conquerors sought to consolidate the empire by organizing mass undigested local into a uniform and national system. Both Hammurabi and Napoleon set to work influences jurisprudence extended far beyond time borders of the empire. तो ये बताया कि ये हम्मुराबी जो थे, इन्होंने अपना एम्पायर जो था वो उधर आसपास काफी फैला लिया, कंसोलिडेट कर लिया, और इन्होंने एक बहुत सारे लोकल जो कस्टम्स थे, डिसीजन डिक्रीज थी, उनको लॉ बना दिया। जैसे आज अगर हमारा लॉ है वो कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, इंडिया के ऊपर जो एप्लीकेबल लॉज है वो कहाँ होते हैं, कहाँ मिलेंगे आपको, बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, राइट। तो हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कई जगह पे जो थियोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वो शारिया लॉ में बिलीव करते हैं, तो उनके लिए वो रिलीजियस लॉ होता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंदर लॉज होते हैं। हमारे यहाँ पे नए 3 लॉज आ गए हैं, क्रिमिनल लॉज आ गए हैं 3, है ना, आज भारतीय ये सब जो आचार्य संहिता एंड ऑल दोस थिंग्स हैव कम व्हिच यू मे बी रीडिंग अबाउट। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लॉज जो थे वो कहीं पे ऐसे रिटन डाउन नहीं थे। तो हम्मुराबी जो थे और नेपोलियन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको एक अपना पूरा सिस्टम बनाया। सो दिस इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच दे ट्राई टू क्रिएट फ्रॉम अ मास ऑफ अनडाइजेस्टेड लोकल एंड प्रोविजन कस्टम्स। The early history of Babylon is a record of struggle between small states, each seeking this. Second period was opened auspiciously by Sargon, who established a precarious hegemony and laid foundations for a unification finally achieved by Hammurabi. तो छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे उस टाइम पे, सिटी स्टेट्स, सभी लोगों के एम्बिशन होते थे हम बड़ा बन जाए। तो ये उसकी हिस्ट्री बताइए कि जो यूनिफिकेशन था इनका सारे सिटी स्टेट्स का, ये कर दिया हम्मुराबी ने, who reigned for 55 years sometime in the 23rd century before Christ। यार ये तो कुछ और ही बता रहा है, मैंने तो कुछ और ही पढ़ा था। चलो ठीक है, जो भी है 23rd सेंचुरी होगा उसका, बिफोर क्राइस्ट। Hammurabi was a forceful king, a man of war and able administrator. A series of his letters which have come to light afford glimpses of his constant activity, his scrutiny of details and his imperious manner. तो हम्मुराबी बहुत पावरफुल किंग था, लड़ा करता था, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा था, और बहुत सारी चीजें मिली हैं जो कि बताती है उसकी एक्टिविटी, डिटेल्स वगैरह बताते हैं। बोथ द नेचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड इटसेल्फ कंफर्म द बिलीफ दैट aim of Hammurabi was to combine conflicting usages, custom, decision of judges into a single body of law rather than promote new legislation. तो उसने कहा मैं नया लेजिस्लेशन लाने के बजाय जो अभी एग्जिस्टिंग चीजें चल रही हैं उन्हीं को एक कंबाइन कर देता हूं। Whether the work was done by a commission or was entrusted to single jurist, the glory of achievement belonged to the king who combined the authority of his personal sovereignty with a supernatural sanction derived from God. तो चाहे वो अब किसने भी किया हो, कमीशन बिठाई होगी, एक सिंगल जूरिस्ट ने किया हो, लेकिन अल्टीमेटली ग्लोरी जो थी वो अचीवमेंट किंग की थी, जिसने अपनी पर्सनल सोवरेंटी को, सुपरनेचुरल सैंक्शन, भगवान से भी मुझे मिला है आशीर्वाद कि मैं इस चीज को करूं, ऐसा करके उसने कंबाइन कर दिया। In spite of theory of researchers that from standpoint of ancient life we regarded as unified, internal evidence seems to confirm the view that code is made up of several groups or series of law put together in somewhat loose way. There are certain topics such as slavery is treated in several and widely separated sections. Nevertheless, the work is far from being a haphazard correction of decisions. तो किस तरीके से वहाँ पे किया गया है ये बताया। Translation of an ancient legal code back into the social organization out of which it originally grew is at best a speculative enterprise. Pitfalls abound on every hand. Interpretation of text is often uncertain. तो अब ये इस तरह चीजें करना भी एक बोल रहा है कि काफी स्पेकुलेटिव होता है, मतलब काफी चीजें इसमें हमें अंदाजा लगाना पड़ता है, क्योंकि समथिंग मे नॉट बी एज प्रिसाइज, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो टेक्स्ट का है वो अनसर्टन है, टेक्निकल टर्म्स आर इल्यूसिव, पकड़ में नहीं आते हैं, मेनी ऑफ द रेगुलेशन में नेवर हैव बीन एक्चुअली एनफोर्स्ड, वाइड रेंज ऑफ कस्टमरी लॉ में हैव बीन अज्यूम्ड एंड हेंस ओमिटेड ऑल टुगेदर। तो बहुत सारी चीजें अजम्पशन करके ली गई हैं, वो भी डाली नहीं गई इसमें। तो ये सब चैलेंज थे उसमें। फॉर्चुनेटली इन दिस केस मटेरियल एग्जिस्ट फ्रॉम अ फेयरली सैटिस्फैक्टरी आउटलाइन स्केच ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट बेबीलोन में बी ड्रॉन, constantly accumulating finds contribute to the filling in and shading of this picture. Code of Hammurabi gives sharpness of definition to many features otherwise vague. There are economic, civil, and religion theory not touched.
तो नथिंग ग्रेट इन दिस आई वुड से, मतलब सिर्फ ये बताया कि हम्मुराबी थे, इन्होंने अपने सिटी स्टेट्स जो थे उनको एक साथ यूनिफिकेशन कर दिया उनका, और इन्होंने कहा कि हम एक नया लीगल ज्यूरिसडिक्शन या लेजिस्लेशन लाने के बजाय हम पुराने जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं इधर उधर उन्हीं को कंबाइन कर लेते हैं। तो वो अब किससे कराया, उसने क्या किया, अल्टीमेटली उसने उसका पूरा जो है वो क्रेडिट ले लिया, और ये भी कहा कि मुझे भगवान से मुझे आशीर्वाद मिला इसका। और इसमें ये कि थोड़े प्रॉब्लम भी थे, सम चैलेंजेस हैव बीन गिवन आल्सो, राइट, बट स्टिल ही से दैट दिस इज क्वाइट ओके। और इसमें काफी सारी डेफिनेशन मिल गई है जो कि अदरवाइज वेग होती, लेकिन इसमें सिर्फ सिविल इकोनॉमिक सिविल और डोमेस्टिक रिलेशंस हैं, रिलीजन आर्ट लिटरेचर साइंस इसमें नहीं है। Okay, let's move to the questions. What is the primary purpose of the passage? To compare the legal systems, not at all, है ना, कंपेयर थोड़ी करना है हमको, तो इसको तो हटा देते हैं, क्योंकि सिर्फ उसका फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि जैसे नेपोलियन ने किया था वैसे ही इसने भी किया। टू डिस्कस द रिलीजियस, आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, इसमें तो कोड का नाम ही नहीं दिया है। अगर कोड का नाम नहीं लोगे आप तो फिर वो मेन पर्पस कैसे हो सकता है इसका? अगर हम इसको टाइटल भी देंगे तो इनसे हम्मुराबीज कोड, which is not mentioned here, so this is wrong. To outline the significance of Hammurabi's code in organizing Babylonian society, or to analyze the technicalities and enforcement of Hammurabi's code in detail. अब इसमें जो मैं आपके आंसर देख रहा हूँ, तो मुझे इसमें डी और सी, डी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने छोड़ दिया है इसको, I don't know why many of you have left it. तो बताइए इसमें क्या चैलेंज था? इसमें जब I was doing it तो I was kind of contemplating between C and A और B बहुत easily eliminate हो गए थे, right? Now I was also looking at whether C is a better answer or D is a better answer. तो बताइए आप लोगों का क्या व्यू है इसमें और क्यों? Sir, it should be D, although जब मैंने attempt किया था, I had left it, this passage. Why it should But be D? because when we start the passage and towards the ending as well, he has been discussing about the code only. No, So that is okay, but in this seemed like a broader view to the passage. लेकिन इसमें आपने ये नहीं सोचा कि enforcement को डिटेल में कहाँ डिस्क्राइब किया, how it is enforced? देखो ये बात चलो सही है कि टेक्निकलिटीज उसकी बताई गई है ना, लेकिन डिटेल में, यस शुभांशु, लेट मी हियर फ्रॉम शुभांशु। सेम पॉइंट एज यू मेंशन, मैंने सी किया था एंड डी इसलिए एलिमिनेट करा क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफ हम्मुराबीज कोड इन डिटेल, तो ये पूरा ही मतलब इट इज टू स्पेसिफिक फॉर। मतलब देखो मैं भी इसमें काफी देर मैंने सोचा था, इनफैक्ट आई वुड हैव स्पेंट गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन नैरोइंग डाउन कि इसको डी करूं कि मैं सी करूं। तो टेक्निकलिटीज तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन एनफोर्समेंट इन डिटेल, एनफोर्समेंट मतलब कैसे करते थे? एनफोर्समेंट मतलब लॉ अगर कोई सपोज करो कि वायलेट करता था तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होती थी, कौन उसको एनफोर्स करते थे, व्हाट वाज द लेट्स से कोई लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता था, वेदर देयर वाज द कोर्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज थे, पुलिस थी क्या उनके जमाने में, इस तरह की अगर बातें करेंगे तो देन वी वुड से दैट एनफोर्समेंट की बात होगी, राइट? लॉ बना दिया आपने, एनफोर्स कैसे करते हैं, जैसे लॉ को एनफोर्स कैसे करते हैं आज के जमाने में, राइट? थ्रू डिफरेंट एजेंसी, पुलिस इज वन सच एजेंसी, राइट? तो आप अगर कोई किसी ने भी लॉ ब्रेक किया है तो सबसे पहले तो पुलिस ही आएगी ना, उसके बाद क्रिमिनल लॉ अगर आपने ब्रेक कर दिया। दूसरे लॉज भी होते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग विंग्स कुछ होंगे, है ना? जैसे कोई एनवायरमेंट का लॉ आपने ब्रेक कर दिया तो एनवायरमेंटल वाले आ जाएंगे आपके पीछे, कोई फैक्ट्री लॉ ब्रेक कर दिया आपने तो ऐसे अलग अलग जो लॉज होते हैं उनकी अलग अलग एजेंसीज होती हैं, पोल्यूशन कर दिया आपने तो पोल्यूशन वाले आ जाएंगे आपके पीछे, तो वो होता है एनफोर्समेंट। तो ये इसका जवाब मुझे नहीं मिला इसमें। Whereas अगर हम थर्ड को देखें, टू आउटलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ हम्मुराबीज कोड इन ऑर्गेनाइजिंग बेबीलोनियन सोसाइटी, तो हम्मुराबी के कोड के सिग्निफिकेंस बेबीलोनियन सोसाइटी को, तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि यूनिफिकेशन इसने अचीव किया, ही वाज अ फोर्सफुल किंग, और नेचर वाज कंबाइन, इसको सब एक से ऐसा कर दिया इसने। तो मतलब स्टिल आई वुड से दिस इज आल्सो नॉट अ वेरी ग्रेट आंसर, इफ यू आस्क मी इट इज नॉट अगेन अ ग्रेट आंसर, बट this is better answer than D. That's what I would say. Not a very good option if you ask me. C also कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है, दोनों में से better. The passage implies that Hammurabi's code is, ये easy question, I think सबका आ जाना चाहिए, एक दो लोगों का ही गलत हुआ है, ये सही है. A compilation of diverse laws and decisions unified under a single system for governance. This looks okay.
कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन कवरिंग ऑल सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। देखो ये तो यही गलत हो गया है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें कि रिलीजन, आर्ट लिटरेचर ये कल्चर के एस्पेक्ट होते हैं, तो ये इसमें कवर नहीं किए गए, तो ये इसलिए गलत हो जाएगी। स्ट्रिक्टली कलेक्शन ऑफ न्यू लॉज इंट्रोड्यूस, न्यू लॉज थोड़ी है ये, न्यू लॉज तो है ही नहीं है, न्यू लॉज उसको नहीं चाहिए थे, उसने बोल दिया है कि हमें नए लॉज नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो रादर देन प्रोमलगेट न्यू लेजिस्लेशन, तो न्यू लॉज नहीं है इसमें, ये भी गलत है। मेनली फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ, मिलिट्री एक्सपेंशन कहाँ है, इकोनॉमिक तो चलो ठीक है कि इकोनॉमिक सिविल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, तो ये गलत हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें ए। ओके, 7th, all of the following statement based on the passage are true except Hammurabi sought to unify and regulate the empire through a systematic set of laws. So ये तो correct है, this is correct, this is not the answer. Effectively conquered and stabilized neighboring lands, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि इसने unification finally achieved by Hammurabi, तो ये भी दिया हुआ है इसमें। Hammurabi's rule was not just political, it also had a religious or divine aspect. तो ये है यहाँ पे, देखो आप इसमें अगर आप सी और डी में थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूज हुआ, सपोज somebody was looking at C or D, Hammurabi's code helped him to avoid his direct involvement in governance, तो ये कैसे इन्फर कर सकते हैं? देखो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो उसका था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाज अ फोर्सफुल किंग, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, कांस्टेंट एक्टिविटी, स्क्रूटनी ऑफ डिटेल्स, इम्पेरियस मैनर, हॉटी मैनर, तो ये सब क्या ये बताता है कि ही वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गवर्नेंस, क्या ये बताता है? नहीं बताता। Therefore, this is the correct answer. पॉलिटिकल, रिलीजियस और डिवाइन एस्पेक्ट जो है वो यहाँ से आ जाएगा कि इसने जो ये बनाया तो इसने अपने आप को भगवान का दूत भी मान लिया है कि सुपर नेचुरल सैंक्शन मुझे मिला है डिराइव फ्रॉम गॉड्स, तो थोड़ा इस चीज को आप इसमें रिलीजियस और डिवाइन एस्पेक्ट को ले सकते हैं। इसमें कई बार हो सकता है कि आपने ये सोच के छोड़ दिया हो कि रिलीजन को इसने नहीं लिया, तो इसको ऐसा किसी ने मार्क, somebody may have thought that this is except because of this, तो ये गलत है। सर एक बार डी वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। डी दिल्ली, वो कह रहा है कि Hammurabi's code helped him avoid his direct involvement in governance. That means उसका hands off था वो, he was not a hands on leader. तो क्या ये हम इन्फर कर सकते हैं? तो ये हम इसलिए नहीं इन्फर कर सकते क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बताया हुआ है कि he was a forceful king, man of war, able administrator. Series of his letter which have come to light affords glimpses of his constant activity, his scrutiny of details. तो अगर जो आदमी, अगर सपोज करो कि पर्सन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, विल ही गो थ्रू द डिटेल्स? नो। इम्पेरियस मैनर मतलब बहुत ही ऐसे कोई टॉलरेट नहीं करता था किसी तरह की इंसोलेंस या कोई नहीं उसको करे, तो इम्पेरियस मतलब ऐसा कमांडिंग एटीट्यूड होता है कि मेरी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं हो तो फिर नहीं हो सकता ना, इसलिए ये इन सब से हम बोल सकते हैं कि ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। Yes. ओके, according to the Yes. passage, the challenges in interpreting ancient legal codes into their social context include all of the following except uncertainty in interpretation, ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इसकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसमें देखो किसने लोगों का, इसमें भी सबने सही कर दिया लेकिन किसी ने छोड़ भी दिया इसको, यार मुझे समझ नहीं आया क्यों छोड़ दिया आपने इसमें, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, इतने ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। अनसर्टनिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट इज अनसर्टन, है ना, ये तो साफ साफ दिया हुआ है। टेक्निकल टर्म्स भी लिखा हुआ है वहां पे कि टेक्निकल टर्म्स आर इल्यूसिव, सो दिस इज नॉट द आंसर। पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेशन, सम रेगुलेशन नेवर एक्चुअली इन्फोर्स, ये भी लिखा हुआ है कि मेनी ऑफ द रेगुलेशन में नेवर हैव बीन एक्चुअली इन्फोर्स्ड, वही दिया हुआ है। लैक ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉज, ये कहीं नहीं दिया अभी। assumption about customary law that might have been omitted, ये भी दिया हुआ है, ये देखिए आप कि वाइड रेंज ऑफ कस्टमरी लॉज में हैव बीन अज्यूम्ड एंड हेंस ओमिटेड ऑल, तो साफ साफ तो तीनों दिए हुए यार, तो तीनों दिए हुए हैं और ये नहीं दिया हुआ कहीं भी, तो ऐसे एलिमिनेट करके आ जाओ आप आंसर पे। तो आई थिंक क्वाइट अ फ्यू हैव मार्क्ड करेक्ट बट अ फ्यू हैव नॉट, बिकॉज़ दिस इज नॉट गुड। ये आपको क्वेश्चन कईयों ने जैसे नहीं किया, अच्छा कईयों ने पैसेज ही नहीं किया ये वाला, कुछ लोगों ने पैसेज ही नहीं किया, अच्छा उनके ब्लैंक दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो पैसेज नहीं किया तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर एक डाउट है, मतलब क्वेश्चन है, अपन ने ऐसा पैसेज किया है हम्मुराबी का, उसमें मतलब व्हेन अ स्लेव गॉट मतलब पनिश करते थे तो उसको मार दिया स्लेव को, 7 shillings, और वही वाला पैसेज है क्या सर नहीं हम्मुराबी से नहीं रिलेटेड? वो नहीं है वो ये, कौन आदमी था? नहीं नहीं नहीं, हम्मुराबी थोड़ी था वो, कौन सा वाला, कब की बात, कौन सा बता रहे हो आप?
सर आई डोंट नो, मैंने बहुत पहले किया था कि उसमें व्हेन अ स्लेव गॉट मर्डर्ड बाय समवन, अ रॉयल फैमिली, तो उसको 7 सिल्वर शिलिंग देने पड़ते हैं। व्हेन अ वुमेन गेट मर्डर्ड, तो वो यार यही इसमें एक्चुअली। मेरे अच्छा को तो ओके। याद नहीं पड़ रहा हमने किया था। नहीं नहीं सर, अपन ने मतलब या तो पैसेज था या एओन का ऐसे था सर। ऐसे ऐसे होगा कुछ होगा, आई हाँ डोंट थिंक सो। नहीं, वो हमुराबी कोड नहीं है, हमुराबी कोड तो नहीं। ओके। ऑलराइट, ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Scientists have begun to use digital technologies to decode non-human vocal communication. Deciphering individual bat sound and cacophony of a cave is impossible for, but easily for AI. Using digital bioacoustic researchers found an expanding list of species that refer to one of the individual names. तो ये बताया गया है कि अब हम नॉन ह्यूमन वोकल कम्युनिकेशन के ऊपर डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज करो कि बहुत सारे बैट्स हैं केव में और उनकी इंडिविजुअल की बैट्स की साउंड आ रही है, तो हमारे लिए तो डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल है फॉर आर ईयर, बट ट्रेन्ड आर्टिफिशियल एआई सिस्टम के लिए ये ईजी है. तो अगर आपने वहाँ एआई सिस्टम लगा दिया और बहुत सारे बैट वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो वो सबकी कैप्चर कर लेगा. तो रिसर्चर्स ने एक्सपैंडिंग लिस्ट ऑफ स्पीशीज निकाली है जो कि एक दूसरे को इंडिविजुअल नाम से बुलाते हैं, और किसी में स्पेसिफिक रेफरेंशियल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस यूज करते हैं वर्ड्स, वैसे ही जैसे एलिफेंट्स होते हैं, तो वो हनी बी के लिए भी कोई उनका वर्ड होता है, वर्ड नहीं होता, सिग्नल होता है, वॉइस ह्यूमन के लिए भी होता है, और वो नुआंस्ड होते हैं. तो मतलब उसमें भी वो अगर थ्रेटनिंग हंटर आया तो उसको अलग तरीके से बोलेंगे, और नॉन थ्रेटनिंग पासर बाय तो उसको अलग तरीके से बोलेंगे. टर्टल्स अटर यूनिक वोकल सिग्नल्स while scientists believe which scientists believe are used to coordinate the mass birth for which they are famous. These findings lend weight to long debated controversial claims of existence of language in non-human species. तो इसका मतलब है कि नॉन ह्यूमन स्पीशीज के अंदर भी कुछ ना कुछ तरह की लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है. Even more astonishing, scientists have demonstrated that species without an apparent means of hearing are also responsive to sound. Coral and fish larvae navigate across miles of open ocean to healthy reefs and show a preference for their home reefs. Although scientists do not know, these tiny creatures imprint on sonic signature of their natal reef at the moment of their birth, like a marine lullaby. तो ये जो क्रीचर्स होते हैं, कोरल या फिश लार्वी, ये जब पैदा होते हैं तो ये जहाँ पे पैदा होते हैं, नेटल रीफ इनकी जहाँ होती है, उसका कोई सोनिक सिग्नेचर इनके अंदर इम्प्रिंट हो जाता है. तो उसको ये काफी दूर से माइल्स ऑफ ओपन ओशन के बाद वहां पहुंच जाते हैं. मतलब इनको अगर कहीं दूर है अपने होम रीफ से ये कोरल्स, तो ये वहां पहुंच जाते हैं बाय दिस इम्प्रिंट. Other experiments demonstrate that some plants make infraphonic sounds at frequencies audible to insects and bats. तो फ्लावर्स ने अपना नेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्योंकि बीज अगर आती है उनके ऊपर तो फ्लावर्स का पोलिनेशन होता है, तो दे वांट टू अट्रैक्ट बीज. तो जैसे ही बीज वहां पे आएंगी तो ये अपना फ्लडिंग कर लेंगे स्वीटनेस से. तो दिस ऑल्सो दे डू. इन अदर एक्सपेरिमेंट प्लांट्स सीडिंग थ्रू द रूट्स टुवर्ड्स साउंड ऑफ रनिंग वाटर. तो ये बताया कि प्लांट्स भी जो है कुछ ना कुछ इंफ्रासोनिक साउंड्स सुनते हैं या करते हैं क्रिएट. सुनते नहीं, करते हैं. नॉन ह्यूमंस कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन थ्रू साउंड. डज इट मीन ह्यूमन में परहैप्स बी एबल टू कन्वर्स? क्या हम उनसे बात कर सकें? ये तो एआई यूज कर रहे हैं ये टू ब्रेक द बैरियर्स. और एक डिक्शनरी बन रही है ईस्ट अफ्रीकन एलिफेंट की, और एक और डिक्शनरी बन रही है स्पर्म विलिश की. Like many digital, this research is generating controversy. While digital bioacousticians often work with citizen scientists via crowdsourcing apps, big tech companies are also involved in acoustic data harvesting. Large audio data sets for non-humans are useful for testing natural language processing algorithm, but this often occurs without a ethical process. तो ये अभी इसमें प्रॉब्लम भी है, इसमें कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि अब काफी सारा क्राउड सोर्सिंग के थ्रू आ रहा है, तो और काफी डेटा सेट्स आ रहे हैं नॉन ह्यूमंस के, लेकिन इसमें कोई एथिकल प्रोटोकॉल नहीं अप्लाई हो रहे. डेटा ओनरशिप किसकी है? हु ओन्स द डेटा, पर्टिकुलरली ऑन इंडिजिनस ट्रेडिशनल टेरिटरीज. अब सपोज करो कोई इंडिजिनस टेरिटरी है, सपोज अंडमान निकोबार में कोई आदिवासी जहाँ पे रहते हैं जंगलों में, वहां से अगर आप कोई डेटा लेके आ रहे हो, तो वो डेटा की ओनरशिप किसकी है? ठीक है, क्योंकि आपने डेटा जो है वो उनके कंसेंट के बिना लिया है. इंडिजिनस डेटा सोवरेनिटी नाउ बीइंग असर्टेड अराउंड द वर्ल्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जहाँ पे भी इंडिजिनस जनता है, आदिवासी इस तरह के लोग हैं, यूएस में रेड इंडियंस और ये सब लोग जो हैं, अपाचीज और जो मैक्सिकन्स और ये सब जो होते हैं कई जगह पे, तो हर एक कंट्री में जो इंडिजिनस लोग हैं, जो नेटिव्स हैं वहाँ के, तो जिनका जो मतलब कि नॉर्मल दुनिया से अलग रहते हैं, तो वो ये डेटा क्या उनका डेटा आप लेके आ रहे हो, तो दिस इज नॉट अ वायलेशन. व्हाट शिफ्टिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट, डेटा राइट, प्राइवेसी एंड ओनरशिप. एप्लीकेशन आर आल्सो कंसर्न.
innovative use to maintain, measure ecosystem health, monitor endangered species, even protect by detecting and fending off poachers. तो ये तो अच्छी बातें हैं कि आपने इनको एक अच्छे काम के लिए लगाया, लेकिन साइंटिस्ट ने ग्लोबल नेटवर्क्स लिसनिंग नेटवर्क्स लगा दिए, क्या इससे ये ह्यूमन कॉन्वर्सेशन भी सुन लेंगे? And some innovators are attempting to use our newfound knowledge to command and even domesticate previously wild species. और अब आप कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि उनको कमांड करने के लिए यूज कर रहे हो, मतलब आपने अगर उनकी लैंग्वेज सीख ली और उस लैंग्वेज में कैसे कमांड किया जाता है एक दूसरे को वो सीख लिया, तो आप उनको भी डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करोगे जो कि वाइल्ड स्पीशीज है, तो ये गलत इसका एप्लीकेशन हो सकता है. Listening to the tree of life reveals that non-human communication is more complex than previously thought, challenging our views on language and human non-human relationships. तो ये इतना simple straightforward नहीं है non-human communication. Right, so this passage talks about how the different species communicate. उसमें कुछ signals होते हैं vocal, context specific भी होते हैं, और जिनको hearing नहीं होती वो लोग भी ले लेते हैं. लेकिन इसके challenges भी बताए गए हैं कि इसमें privacy के concerns, data ownership के concerns हैं, और उसको कैसे use करोगे, क्या उसके गलत यूज कर सकते हो, ये भी चीज है. राइट. According to the passage, what is the significance of discovery about elephants and their vocal signals? तो इसमें अब मेरे ख्याल से काफी लोगों ने इसका सही मार्क किया है, एक दो लोगों को छोड़ के. इट शो दैट एलिफेंट्स यूज वोकल सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विद अदर एनिमल स्पीशीज. नहीं है भाई, ये जो एलिफेंट है ये अपने आपस में दो एलिफेंट बात कर रहे हैं, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद अदर एनिमल स्पीशीज. Isn't it? It indicates that elephant can mimic human speech. आदमियों जैसे बात कर रहे हैं वो, ये तो गलत है, तोता थोड़ी है वो. This is not correct. ऐसा नहीं बताया कहीं पे भी. It reveals that elephant use vocal signals to convey context specific information. Yes, बहुत clearly बताया यहाँ पे कि context specific information बताए थे वो. जैसे specific signals are used to differentiate between threatening hunter and non-threatening passive. So this looks okay. Elephants use vocal signals for individual specific names. तो हाथियों में भी नाम है, एक रामू और एक शामू, तो उनके हाथी वो भी नाम और रामू और शामू से बुलाते हैं. ऐसा दिया है क्या इसमें कि स्पेसिफिक वोकल सिग्नल्स फॉर हनी बी एंड ह्यूमन? ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते हैं. ये जो इंडिविजुअल नेम से बुलाते हैं ये डॉल्फिन्स, बेलुगास और बैट्स में होता है, ये एलिफेंट में नहीं होता है. तो यहाँ पे इसमें एक कंफ्यूजन दे दिया था उसने. दिस इज नॉट विथ रेफरेंस टू एलिफेंट्स, and therefore this is not the correct answer. C is a right answer. Okay, कुछ लोगों ने D लिखा है, तो I think D में आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा. दूसरी प्रजातियां करती हैं इंडिविजुअल स्पेसिफिक नेम्स के लिए, but not elephants. According to the passage, the use of large audio data sets in digital bioacoustics research raises the following ethical concerns, except. ये बहुत simple straightforward question है. I think most of you have got it correct. So इसमें डेटा ओनरशिप ऑन इंडिजिनस ट्रेडिशनल टेरिटरी, ये बात हो गई थी. प्राइवेसी कंसर्न्स रिगार्डिंग अनकंसेंटेड कलेक्शन, मिसयूज ऑफ डेटा, ये भी हो गया. नॉइज पोल्यूशन कहीं पे भी नहीं है कि वहां जाके आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो. तो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, isn't it? Okay, next question has been correctly marked by some 60% people. According to the passage, which is not an implication of scientific discoveries. Bioacoustic research suggests that non-human species can understand and use human language. देखो ये तो नहीं है यार, ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि हाँ humans will try to understand non-human species. ये कह रहा है ना कि humans लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हम ये करें, right? Large audio sets of non-humans are useful for testing natural language processing. तो ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हम. ये जैसे सॉरी यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ह्यूमंस में perhaps converts with other species, AI to attempt to break the barrier. Team is building dictionary in East African. तो वो डिक्शनरी इंसान यूज करेगा ईस्ट अफ्रीकन से कम्युनिकेट करते हुए, ना कि वो ईस्ट अफ्रीकन को डिक्शनरी दे देगी कि तुम इंसानों से बात करो यार, इंसान की भाषा ये लो पकड़ो, VRC क्लास भी अटेंड कर लो. ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना उनको, एलिफेंट्स को. ओके, तो इसलिए ये गलत है. मतलब दिस इज नॉट एन implication. Non-human species can communicate complex information through sound, challenging traditional view of human uniqueness in language. Yes, this is definitely true. Discoveries that even species without apparent hearing ability, ये भी दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे उसने कोरल के और उसके. Complexity of non-human raises ethical questions also. True, correct answer one. तो I think काफी लोगों ने इसको सही किया था, कुछ लोगों ने गलत किया.
Okay, next question, of course, most of you have attempted it correctly, एक आध को छोड़ के. Based on the advancements in bioacoustic research with the foreign discoveries potentially we are, तो ये पोटेंशियली क्या कर सकते हैं, हमने ये बताया ना कि हमारी डिक्शनरी बना रहे हैं ईस्ट अफ्रीकन की, तो गूगल ट्रांसलेट वही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. डिवाइस दैट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स वेदर पैटर्न्स बाय एनालाइजिंग बर्ड पैटर्न्स, बर्ड सॉन्ग्स, ऐसा कहीं भी नहीं. गूगल ट्रांसफर कम्युनिकेटिंग विद नॉन ह्यूमंस लाइक द ईस्ट अफ्रीकन. यस, तो हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, उसके बाद हम डिक्शनरी बन जाएगी तो हम गूगल ट्रांसलेट लगा देंगे, तो जो भी हम बोलेंगे उसमें वो ईस्ट अफ्रीकन की लैंग्वेज में, एलिफेंट की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, और फिर उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं. So this is one definitely possible development. Technology that allows plants to communicate that water needs directly to farmers. ये कुछ ज़्यादा हो गया. New form of music. Correct answer was B. Okay. Cool. यस सर, पर सर 12th वाले ऑप्शन में जो भी हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Google मतलब ये Translate. सारी चीजें हो जाएगी तो सारी चीजें अगर हो जाए तो ABCD ऑप्शंस. हाँ, ये रियल लाइफ में. ये तो पता नहीं यार कब होगा, बट ये जरूर चल रहा है, डिक्शनरी बन रही है, तो आज नहीं तो कल डिक्शनरी तो बन जाएगी इनकी. Alright, let's look at the last passage. New research published by these neuroscientists explores a simple question: how does the brain work quickly enough to stop us on a dime? ये एक idiom है, stop us on a dime means stopping in a small space. Okay, which means कि stopping abruptly, ऐसा बोल सकते हो आप, कि जहाँ पे जैसे आपको एक रुकना है for whatever reason, आप दौड़ रहे हो, कुछ ऑब्स्टिकल आ गया या कुछ और हो गया, आपको एकदम से रुकना है, तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग अस ऑन अ टाइम. तो ब्रेन आपको कैसे एकदम से रुकवा देता है, ये इसका क्वेश्चन है. न्यू वर्क रिवील दैट ब्रेन एम्प्लॉयज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस. This arrangement may sound overly complicated, but it's a surprisingly clever way to control behavior that need to be more precise than the commands from the brain that can be. तो ये बोल रहा है कि ये इसमें हमें कैलकुलस का प्रिंसिपल यूज करते हैं, और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये बहुत क्लेवर तरीका है जिससे हम बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब कमांड may not be very precise, but there is a precise way to control behaviors, and that is through this calculus. Control over the mechanics of walking or running is fairly easy to describe. The MLR of brain sends signals to neurons in the spinal cord, which sends inhibitory or excitatory impulses to motor neurons governing muscles in the leg. Stop, go, stop, go. तो रुकना, दौड़ना जो है, वॉकिंग और रनिंग बहुत इजी है. इसमें ये कह रहा है कंट्रोल ओवर मैकेनिक्स की, आप कुछ उसके MLR के थ्रू ब्रेन में सिग्नल सेंड कर सकते हो, जिसमें इनिबिटरी मीन्स रुक जाओ और एक्साइटेटरी मीन्स गो. तो ऐसे मोटर न्यूरॉन्स को आप मैसेज भेजते हो तो वो रुकता है या चलता है. स्टोरी गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स हाउएवर इन गोल्स आर इंट्रोड्यूस्ड. अब अगर गोल आ गया उसमें, है ना, अभी तो आप सिर्फ उसको चलने या रुकने के लिए बोल रहे हो, लेकिन सडनली कोई गोल आ गया. So biologists have understood that goals take shape in brain's cerebral cortex. How does the brain translate a goal? Stop running there so you get a reward. जैसे वो दौड़ रहा है, फिनिशिंग लाइन आ गई, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, अब फिनिशिंग लाइन आ गई, तो अब उसको रुकना है. तो ये ब्रेन इस गोल को कैसे ट्रांसलेट करेगा इनटू अ प्रिसाइजली टाइम्ड सिग्नल दैट टेल्स द MLR टू हिट द ब्रेक्स, कि भाई अब रुक जा, हो गया. कैसे वो उसको सिग्नल देगा ब्रेन. To understand the answer, they monitored the neural activity in a mouse's brain while timing how long it took the animal to decelerate from top speed to a full stop. They expected to see a inhibitory signal surge into the MLR. जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि इसके अंदर एक inhibitory होता है कि रुक जाओ, तो अगर हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सर्ज हो जाएगा inhibitory signal का, triggering the legs to almost stop instantaneously, like an electrical switch turning off a light bulb. तो ऐसा एक स्विच के जैसा सिग्नल जाएगा जो कि हमारे लेग्स को, न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन देगा कि भाई एकदम से रुक जाओ. बट व्हेन दे ऑब्जर्व्ड अ स्टॉप सिग्नल फ्लोइंग इनटू द MLR व्हाइल द माउस स्लोड, व्हिच वाजंट स्पाइकिंग इन इंटेंसिटी फास्ट इनफ टू एक्सप्लेन हाउ क्विकली द एनिमल हॉल्टेड. लेकिन वो इतना स्पाइक नहीं मिला हमें, हम सोचे थे कि ये सिग्नल ऐसा बढ़ के मिलेगा, लेकिन वो तो ऐसा ही कुछ मिला. द रिसर्चर्स न्यू देयर वाज एन एडिशनल सिग्नलिंग सिस्टम एट वर्क. तो फिर आपके पैर के जो न्यूरॉन्स है या उसके, आप उसको कहाँ से सिग्नल गया, तो पता लगा एक और एडिशनल सिग्नल between the cortex where goals originate and MLR that controls locomotion sits another region, STN. STN connects to MLR by two pathways. तो ये MLR जो है
इसको एक STN कनेक्ट करता है और STN के 2 पाथवे से कनेक्ट करता है, ठीक है। वन सेंस एक्साइटेटरी सिग्नल्स, यहाँ से आते हैं एक्साइटेटरी सिग्नल्स और वहां से इनहिबिटरी सिग्नल्स। ये बोलता है रुक जाओ, ये बोलता है चलो, ये STN सिग्नल भेजता है MLR को। The researcher realized MLR responds to the interplay between the two signals rather than relying on the strength of either one. अब वो किसी एक के स्ट्रेंथ पे रिलाई नहीं करता कि कौन सा बहुत पावरफुल है, वो दोनों के डिफरेंस पे रिलाई करता है। अगर एक 10 है और एक 5 है तो बोलता है 5, अगर एक 10 है और एक 8 है तो बोलता है 2। तो जितना जो इसका डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा तेजी रिएक्ट करेगा, ऐसा बताया जाएगा। As the sprinting mouse prepares to stop, MLA receives an inhibitory signal from STN. Almost immediately afterward it receives excitatory. तो दोनों सिग्नल आते हैं उसके बाद, एक इनहिबिटरी भी आता है और एक excitatory भी आता है। Each signal comes on slowly, but the switch between them is fast. That's what MLR pays attention to. तो इनके बीच में जो switch है वो बड़ा fast होता है। It registers the difference between the two signals. Greater the difference, the faster the change in inhibitory signal, and more rapidly the MLR commands the legs to stop. तो जितना वो fast change होता है कि excitatory से inhibitory, उतना ही तेजी से MLR कमांड करता है लेग्स को रुकने की। If stopping depended only on how much of the stop signal the MLR received, then it could be thought as a form of integration. तो अगर खाली वो स्टॉप सिग्नल को देखे उसकी स्ट्रेंथ को तो इंटीग्रेशन होगा, क्वांटिटी ऑफ सिग्नल वुड बी व्हाट मैटर्ड, बट इट डजंट बिकॉज इंटीग्रेशन बाय इटसेल्फ isn't enough for rapid control. Instead, MLR accumulates the difference between the two well-timed signals, which mirrors the way a derivative is calculated, but taking the difference between two infinitely small flow values to calculate the slope of a curve at a point. Fast dynamics of derivative cancel out slow dynamics of integration and allow for a fast. तो ये आपका डिफरेंस देखता है, मतलब सपोज करो कि ये सिग्नल स्टॉप सिग्नल 5 की इंटेंसिटी का और ये सिग्नल 6 की इंटेंसिटी का, या सॉरी ये 4 की इंटेंसिटी का एक्साइटेटरी सिग्नल, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है कि 10 है, वो डिफरेंस देखेगा। अगर ये डिफरेंस 1 है और सपोज करो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा 5 और 0, तो यहाँ पे ये जितना तेजी से यहाँ स्विच करेगा उतना तेजी से स्टॉप करेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिग्नल excitatory or inhibitory signal strength, it depends upon the difference of these two. तो differentiation का उसने फॉर्मूला लगाया और वो पाया। So that's the passage all about कि how does a person or any being comes to a stop when there is a goal. तो उसके लिए जो एक थॉट प्रोसेस था कि MLR सिग्नल को उसकी स्ट्रेंथ से भेजेगा, तो वो नहीं हुआ। उसमें बताया गया कि STN होता है, वो STN दोनों सिग्नल भेजता है, लेकिन डिफरेंस दोनों का जो है वो यूज करके हमारा जो MLR है देन इट सेट्स। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस हियर। According to the passage, the brain controls behaviors that require precise timing by solely relying on intensity of inhibitory signals. ऐसा है क्या? Not at all. This is not correct. यूटिलाइजिंग ओनली एक्साइटेटरी, तो ये तो वैसे ही सिंपली गलत होगा। इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें आपने काफी लोगों ने सी सही मार्क कर दिया। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू हैव मार्क्ड करेक्ट एक्सेप्ट द वंस हु डिड नॉट डू दिस पैसेज। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि इसमें 100% एक्यूरेसी। कोऑर्डिनेटिंग द इंटरप्ले बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इज द करेक्ट आंसर, डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ फॉल्स कुड बी सीन इन अकॉर्डेंस एक्सेप्ट। अब ये जो इस क्वेश्चन को रीफ्रेज क्या करेंगे बताइए? How can we rephrase this question? All of the following, if true, could be seen. Sorry, can you repeat? So, if true, could be seen as being in accordance with the passage. If true, could be seen in accordance with the passage, है ना? Which of the following, if true, is in accordance with the passage? So this is the example of a double negative. So ये दोनों हट जाएंगे. So which of the following is in accordance with the passage? The key in rapid stopping lies in how quick and effective the switch is from excitatory to inhibitory. तो ये तो सही है कि how quick and effective the switch is, ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, देखो। The switch between them is fast. That's what MLR pays. It is registered difference between two. The greater the difference, the faster the change it, and more rapidly the MLR commands the legs to stop. तो इसलिए इसमें A looks to be okay. Internal neural communication is far more important than rapid. ये तो बिल्कुल ही गलत है। Cerebral cortex directly sends, ये भी गलत है। STN directly sends, ये भी गलत है। STN तो MLR को भेजता।
करेक्ट आंसर ए होगा। तो इजी था, आई डोंट नो, इसमें कई लोगों ने गलत कर दिया इसको, डी बी सी मार्क किया है, कई लोगों ने छोड़ दिया इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैसेज डिस्क्राइब्स ब्रेन स्टॉपिंग मैकेनिज्म एज सिमिलर टू व्हिच प्रिंसिपल्स। तो ये तो यार बहुत सिंपल आंसर था इसमें, कि डिफरेंशिएशन होता है इसमें, इंटीग्रेशन थोड़ी होता है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन करेक्टली एक्सेप्ट वन और टू। इंटीग्रेशन नहीं है वो, यही तो पूरा बता रहा है कि दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज डिफरेंशिएशन, राइट। यही पे बताया इसने एंड में। ओके, तो डेरिवेटिव डिफरेंस यहाँ पे भी बताया प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। सो इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ बात करने का है नहीं। अगला, न्यू रिसर्च चैलेंज प्रीवियसली challenges previous understanding of movement control in all of the following ways except। इसमें भी काफी लोगों ने सही मार्क किया है। MLR responds to complex interplay of signals, ये तो है। MLR responds to complex interplay, not the answer। Brain's mechanism is akin to calculus, yes। STN plays a significant role, yes। Rapid responses are not due to, ये तो गलत है, they are not due to strong and instantaneous signals, so D is the right answer। तो ये पैसेज भी आसान निकला, कोई ऐसा मुश्किल नहीं निकला। इनफैक्ट सारे ही पैसेजेस इसमें से आई वुड से वर वेरी मच डूएबल, एंड इफ समवन वुड हैव डन ऑल पैसेजेस एंड मे बी जस्ट वन और टू बीए, तो उसका स्कोर भी काफी अच्छा हो सकता है। Alright, so that brings us to an end to this discussion. Let's hear from you. What's been your experiences learning? How better can you do in the next one? What are the learnings from this one? Anyone would like to talk about it? What would be the ideal score? देखो, आइडियल स्कोर तो बहुत वेग चीज होती है। आप क्या टारगेट कर रहे हो, परसेंटाइल वाइज देखना चाहिए हमें इसमें। तो इसमें अगर एक अच्छा स्कोर आप मेरे से पूछोगे तो एनीथिंग, सी आई वुड से दैट लेस देन 30, अगर आपका मतलब लेस देन 30 इज लिटिल, आई वुड से इसमें मॉडरेट है, इट इज नॉट वेरी गुड स्कोर। ठीक है, 30 to 35 इज गुड स्कोर, 35 to 40 is very good, and 40 plus or 40 to 45 is excellent। ये पूरा है नेगेटिव नेगेटिव करके, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस द ओनली द करेक्ट आंसर, आई एम सेइंग द फाइनल स्कोर आपका जो नेगेटिव हटा के किया है। और अगर 45 प्लस है तो सुपर डुपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। एंड देखो, मेरे हिसाब से इसमें अगर आपने चारों पैसेज कर दिए और उसमें से आपके 13 भी सही हो गए, 13-14 सही हो गए, आपके हो जाने चाहिए थे 13-14 सही, 13 सही हो गए आउट ऑफ 16। और बीए में अगर आपके 2-3 सही हो गए तो ये 39 यहाँ हो गया आपका स्कोर, और 3 भी सही हुए तो आपका 46 हो गया रॉ स्कोर। और उसमें से रॉ स्कोर भी प्लस जो रॉन्ग आपके हुए उसमें से 3-4 माइनस कर दो तो 42-43 आपका स्कोर हो जाएगा। तो दैट्स ओके, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, एक्सीलेंट स्कोर। अब सर इसमें वो शीट शेयर नहीं होती क्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे नहीं, डैशबोर्ड? IMS में नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं होते। IMS में अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं देता वो, है ना। ये एक थोड़ा सा ये है। हाँ, वो टेंटेटिव वो भी नहीं, मतलब कि एट व्हाट स्कोर व्हाट परसेंटाइल परसेंटाइल यू तो है, गेट। नहीं परसेंटाइल तो दिया हुआ है, ओके। परसेंटाइल तो है, मैं आपको भेज दूंगा। इनफैक्ट आई डोंट रिमेम्बर परसेंटाइल, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दैट आई सेंड, आई शेयर दैट। बट जैसे टाइम वाली में क्या है कि वो पूरा देता है वो, कि कितने परसेंट कितने लोग बैठे थे एंड ऑल दैट, तो दैट इज मोर इन्फॉर्मेटिव। बट दिस वन इज नॉट, क्योंकि इनके एक्चुअली थोड़े से कम लोग देते हैं ये कंपेयर टू टाइम, तो इसलिए ये लोग डिक्लेयर नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो that's it। Anything else anyone would like to discuss before we wind up the session? Let's buckle up for the next ones। नहीं हुआ इसमें तो कोई बात नहीं, we should take the lessons, whatever lessons that we couldn't take from this one, and do better। कई बार थोड़ी आसान होने से गड़बड़ भी हो जाती है, उल्टी भी हो जाती है, लोगों को लगता है अरे इसमें कहीं कुछ कैच तो नहीं है, तो दे बिकम मोर कॉन्शियस। ऐसा तो नहीं था किसी के साथ में कि दे बिकम मोर कॉन्शियस व्हाइल मार्किंग द आंसर्स, कि अरे यार, मतलब उनको लगता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो नहीं सकता, तो ये गलती होगा। ऐसा होता है साइकोलॉजिकली, डू यू एग्री?
यस सर। तो वो सब नहीं होना चाहिए, है ना? अगर है तो है, गिफ्ट मिल रहा है तो उसको ले लो चुपचाप। ओके, ऑलराइट, चलिए तो हम वाइंड अप करते हैं। देन whoever wants to hang around for the next session can do so. We will start our speaking skills in a couple of minutes. Thank you and see you. Bye bye.